हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी. वेलकम टू अन अकेडमी. एमपीपीएससी प्री मेंस और व्यापम यूपीएससी इन सभी एग्जाम्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स इंडियन पॉलिटी इन 90 आवर्स, और जिसके अंदर हम आर्टिकल वाइज पूरा जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान जो है वो आर्टिकल बाय आर्टिकल हम यहाँ पे इसके अंदर पढ़ रहे हैं. अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हम पार्ट 1, देन पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हम आर्टिकल 21 तक फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं वो पढ़ चुके हैं. आज के इस लेक्चर में आर्टिकल जो 22 है, 22 से लेके आर्टिकल 32 देन 33 34 वो सभी आर्टिकल्स हम देखेंगे. मतलब आज पार्ट जो भी आपका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. तो इसके पहले कि अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखें तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट है, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं. साथ ही एक लेक्चर स्टार्टिंग में मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं. साथ ही एमपी की सीरीज़ जो है वो भी आपको आई बटन के अंदर दिख रही होगी ऊपर, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं. बट पहले ये लेक्चर देख लें, उसके बाद वो देखें. अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 के बाकी लेक्चर्स नहीं देखें तो पहले उनको कंप्लीट कर लें, देन इस टॉपिक से कंटिन्यू करें. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी में कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज मेरे भी लाइव हैं फॉर द 2020 एंड 2019. तो 2020 के लिए जो एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, द कोर्स इज एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 का एक पूरा कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी वाला कोर्स है, पूरा ज्योग्राफी में कंप्लीट कर रहा हूँ. मतलब पार्ट बी आप उसको बोल सकते हो, पार्ट बी ऑफ द सिलेबस पेपर 1 का. उसके बाद एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 उसका एक हिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है, मतलब आप इसको पार्ट ए बोल सकते हैं. सो दिस कोर्स इज फॉर द पार्ट ए एंड दिस कोर्स इज फॉर द पार्ट बी. और उसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 का एक सिलेबस चल रहा है, जिसमें पूरा पेपर 2 मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ. और पेपर 2 के अंदर अभी यूनिट नंबर जो 3 है वो मैंने आज से स्टार्ट किया, जिसके अंदर बेसिकली पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और अकाउंटेबिलिटी एंड राइट टॉपिक चल रहा है. यहाँ पर डिजास्टर वाला पहले मैंने कंप्लीट कर लिया था, यूनिट नंबर 4. देन वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1. और इसके अंदर आपका जो यूनिट नंबर 3 है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो चल रहा है. और अभी एक लेक्चर के बाद आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश का जो टॉपिक है, वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स कर रहे हैं. इसके पहले भी कई सारे टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ. अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जो प्राइजेस हैं वो कुछ इस तरह हैं. एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8,800 रुपीज़ और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 12,800 रुपये. इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड पवन लाइव, इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो अरे ओके, इस कोड का भी यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज, जहाँ पर प्राइस जो है वो कम होकर 7,920 रुपीज़ और 2 साल का प्राइस कम होकर 11,520 रुपीज़ यहाँ पर आपको हो जाएगा. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कोड पवन लाइव, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. उसके बाद आप रोज जब लेक्चर्स देखते हैं तो यू हैव सम क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं हर लेक्चर के बाद, तो वो क्रेडिट काइंड भी आप क्रेडिट पॉइंट आप अप्लाई कर सकते हैं. तो कोड यूज़ करने के बाद जो क्रेडिट पॉइंट है, तो एक साल के सब्सक्रिप्शन पर मैक्सिमम 880, तो टोटल आपको 7,128 रुपये का कोर्स पड़ेगा और 1,672 रुपये आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे. 2 साल के लिए आप मैक्सिमम 1,280 कॉइन यूज़ कर सकते हैं और 10,368 का पड़ेगा और 2,432 रुपये 2,432 रुपीज़ जो है आप यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है उससे यहाँ पर आपको सेव कर पाएंगे. तो काफ़ी सारा बेनिफिट है आपको इन कोर्सेज के द्वारा यहाँ पर आपको मिलने वाला है. चलिए, तो ये तो बात हुई कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं. अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर. Just a bit. ओके, सो आर्टिकल 32. इसके पहले हम आर्टिकल 21A तक बात कर चुके थे. 21A के अंदर बेसिकली यू हैव द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया था. तो 21 और 21A हम पढ़ चुके थे. 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार जो 86 अमेंडमेंट था 2002, उसके द्वारा शिक्षा का अधिकार या आपके जो राइट टू एजुकेशन है, वो राइट टू एजुकेशन उसके अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया. ठीक है, अब उसी के अंदर जो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंदर एक और आर्टिकल है, दिस कॉल्ड द आर्टिकल 22. एंड इस आर्टिकल 22 इट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो है या निषेध है उसके निरोध से वहाँ पर आपको संरक्षण, की गिरफ्तारी वगैरह जो है उससे किस प्रकार को आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है. तो पहले इसका आर्टिकल 20 हमने देखा था, जिसके अंदर आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या नो डबल जेओपर्डी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन चीज़ें हमने देखी थी, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. उसके बाद उसके अंदर हमने यहाँ पर आपको देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पर किसी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए 2 बार जो
सज़ा है वो 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ऐसे कई सारे प्रोविजंस उसके अंदर हमने देखे थे, ठीक है। अब ये जो प्रोविज़न है ये इस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो गिरफ्तारी है, डिटेंशन है, उससे आपको मुक्ति दिलाता है, या उससे आपको जो संरक्षण है वो संरक्षण यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 2 प्रकार की डिटेंशन होती है। एक प्रिवेंशन डिटेंशन होता है जिसको हम पीडी लिखेंगे, इट्स कॉल्ड द प्रिवेंशन डिटेंशन। और एक मिनट, जस्ट वेट। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ डिटेंशन। डिटेंशन होती है या जो परिवीक्षा होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव के अंदर जो है वो जो प्यूनिटिव डिटेंशन होती है, अब हिंदी में तो उसका नाम मुझे नहीं पता, और दूसरा होता है प्रिवेंशन डिटेंशन, ठीक है। अब प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं या वो चीज़ें होती है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। एक जनरल वे में बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, सिंपल वे में आप समझ लो। तो अगर कोई भी, आपको मैंने बताया था कि आपको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, यू आर नॉट अरेस्टेड अंटिल द ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी कानून नहीं तोड़ा है तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आपने सोचा है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं इस रूम में आया और मैंने सोचा कि मैं ये झंडू बाम जो है ये चुरा के ले जाता हूँ, यहाँ से ले जाता हूँ। मैंने बस सोचा कि मैं झंडू बाम चुराऊंगा, लेकिन मैंने चुराया नहीं। बस मैंने सोचा, मेरा इंटेंशन गलत था, यार ये अच्छा लग रहा है झंडू बाम, या सर दर्द हो रहा तो मैं ले चलता हूँ उसको, बट मैंने उसको चुराया नहीं। व्हाट इट मीन, इसके अंदर मेरे से विचार उसके अंदर हो, तो मैंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, कोई काम इस तरह का जो क्राइम है वो क्राइम किया नहीं है। जबकि जो प्रिवेंशन डिटेंशन होती है इसमें इस प्रकार का कोई भी क्राइम होने वाला हो उसको रोका जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई टेररिस्ट है, वो चाहता है कि मैं जाके बम बनाऊं या बम बना के उसको फोड़ना चाहता है, तो उसका इंटेंशन गलत है कि बम जाके फोड़ना चाहता है, या ऑलरेडी वो बम प्रिपेयर कर रहा है या पेट्रोल बम प्रिपेयर, कुछ भी इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, तो उसको अगर पकड़ा जाए क्योंकि उसको प्रिवेंट किया गया उस पर्टिकुलर क्राइम को करने से, तो वो प्रिवेंशन डिटेंशंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई चाकू लेके घूम रहा है कि मुझे किसी का मर्डर करना है, अब उसका इंटेंशन ठीक है, वो चाकू लेके घूम रहा मतलब कुछ गलत इंटेंशन से ही घूम रहा होगा ना, तो इसका मतलब वो प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर आ सकता है। एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। या कोई टेररिस्ट है तो वो बम फोड़ने जा रहा है, वो बोलेगा बम तो फोड़ा नहीं मैंने, जैसे झंडू बाम का एग्जाम्पल आपने दिया कि बम तो है लेकिन बम फोड़ा नहीं, तो काय का जुर्म, क्राइम तो कमिट हुआ नहीं। लेकिन प्रिवेंशन डिटेंशन में उसको क्राइम के अंदर वहाँ पर आपको माना जा सकता है। तो इस प्रकार का कोई भी जो अपराध है उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन डिटेंशन कानूनों का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के प्रिवेंशन डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन यहाँ पे होते हैं। प्रिवेंशन का एग्जांपल बता देता हूँ मैं, एक तो टाडा था, मीसा है, फिर यूएपीए है, पोटा है, इस प्रकार के कई सारे कानून। तो पोटा तो खत्म हो गया, अभी यूएपीए जो है वो आपके प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर आता है, जिसको निषेधाज्ञा का कानून भी यहाँ पर आपको बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट बोलता है कि नो पर्सन इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, है ना, कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो बिना इन्फॉर्मेशन के उसको या बिना जानकारी के उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ही हैज़ राइट टू इन्फॉर्म कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसको गिरफ्तारी का रीज़न यहाँ पर आपको क्या है। और दूसरी बात, उसका जो भी लीगल प्रैक्टिशनर्स है, उसका जो भी कानूनी सलाहकार है, उससे उसकी बातचीत है, उससे उसको मिलने दिया जाए, मतलब अपने वकील से मिल सकता है, और साथ ही उसको गिरफ्तारी का जो कारण है वो कारण उसके अंदर यहाँ पर आपको बताया जाए। जैसे अभी एक अर्णव गोस्वामी वाला केस हुआ था, उसमें स्पेशली उसका बोलना था कि उसके जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है उससे उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वो आर्टिकल 22 के अंदर उसका फंडामेंटल राइट है अपने प्रैक्टिशनर से यहाँ पे मिलना, और ये सभी प्यूनिटिव केसेस में आपको यहाँ पर आपको हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो इस प्रकार की किसी भी चीज़ को अगर डिनाई किया जाता है, इफ डिनाइड इट शैल बी क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 40, कि किसी भी व्यक्ति को उसके लीगल प्रैक्टिशनर से मिलना या उसके किसी जो आपके कंसल्टेंट से मिलने से रोकना, या फिर उसको उसकी जानकारी नहीं देना कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, राइट टू इक्वालिटी, या जो आपका अनुच्छेद 14 है उसका एक तरीके से वायलेशन है कि जो स्टेट है वो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में सबको इक्वल वहाँ पर आपको रखेगा, समान परिस्थितियों में समान न्याय जो है सभी लोगों के साथ में यहाँ पर आपको होगा। तो इसके केस में आर्टिकल 14 का वायलेशन तो होगा ही होगा, साथ ही आर्टिकल 20 में उसको अधिकार है कि राइट टू इन्फॉर्म, और लीगल प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर है। उसके बाद जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने प्रेजेंट करने की यहाँ पर वो कंपलसरी है कि 24 घंटे के अंदर जज के सामने, जो भी मजिस्ट्रेट है उनके सामने वहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जाए, ताकि वो जज इंश्योर कर सके कि जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ठीक है, या उसको किसी प्रकार से कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया, या कोई गलत तरीके से डिटेंशन तो नहीं किया गया। तो 24 घंटे में पुलिस के सामने प्रेजेंट करना वहाँ पर आपको जरूरी है, ठीक है। और उसके अंदर जो जर्नी का टाइम है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, कहीं दूर जंगल में गिरफ्तार किया और वहाँ से उसको इंदौर लेके आना है,
तो इंदौर जब उसको लाया जाएगा तो वो जो ड्यूरेशन है आपका ट्रैवल का वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होगा। तो कई बार कुछ लोगों को अरेस्ट करके फिर ले जाया जाता है और रास्ते में उनको कई बार इनकाउंटर वगैरह हो जाता है, वो चीज़ें हो जाती है। इसलिए जहाँ पर भी उसको अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि जो लोकल पुलिस होती है या लोकल जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो विकास दुबे का जो मैटर था आपके, जिसको उज्जैन में पकड़ा गया था, तो जैसे उसको उज्जैन में पकड़ा, उज्जैन के सिटी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट कर दिया और वहाँ से फिर उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को वहाँ पर हवाले करके उसको ले जाएगा। खैर वहाँ पे जाके उसका इनकाउंटर वगैरह हो गया, वो एक अलग बात है, बट एक प्रोसीजर होता है कि वहाँ पर आपको जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनके सामने एक बार प्रेजेंट करना जरूरी है। और फिर उसके बाद जब अगर वो सच में अगर यूपी वहाँ पर पहुँच जाता लखनऊ, तो वहाँ पर फिर से जज के सामने उसको प्रेजेंट किया जाता और जज के सामने प्रेजेंट करने के बाद उसको कस्टडी मांगी जा सकती थी। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी और दूसरी पुलिस कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी में जो भी व्यक्ति है उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाता है और पुलिस कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में रहता है, जहाँ पर पुलिस को अगर पूछताछ करनी है तो पुलिस और उससे पूछताछ कर सकती है। ठीक है, जैसे रिया चक्रवर्ती थी, उसकी पुलिस कस्टडी मांगी गई लेकिन कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी दिया, या अर्णव गोस्वामी है उसका पुलिस कस्टडी मांगा गया लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, उसको जो जुडिशियल कस्टडी है उसके अंदर भेजा जाए। तो जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि जुडिशियल कस्टडी में जो भी व्यक्ति है उसको जेल में भेजा जाता है, या जेल क्या है जो सेंट्रल जेल है वहाँ भेजा जाता है, जबकि पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस के जो भी बैरक्स वगैरह होते हैं वहाँ पर उसको पूछताछ के लिए वहाँ पर आपको रखा जाता है। तो जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया 24 घंटे तक जो है 24 आवर्स तक उसको उसके पहले वहाँ पर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना वहाँ पर आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 2 कंडीशंस पे लागू नहीं होंगी। एक तो जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो एलियन है या किसी विदेशी देश का नागरिक है, कि फॉरेन कंट्री का नागरिक है, कोई हो सकता है कोई जासूस हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इलीगल तरीके से भारत में आ गया हो, या एलियन कंट्री का कोई नागरिक हो, तो उसके केस में वहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पाकिस्तान के केस में देखो तो कुलभूषण जाधव को आप उन्होंने एनिमी एलियन वहाँ पर डिक्लेयर किया है। उसका जो अरेस्ट है वो प्रिवेंशन डिटेंशन के अंदर, या जो निषेधाज्ञा मैंने आपको बताई थी निषेध है, उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको की गई है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि वो करने जा रहा है, इस प्रकार का कोई भी प्रिवेंशन डिटेंशन में कोई भी जो कानून है उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 2 कंडीशन के अलावा सभी कंडीशंस में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि प्रिवेंशन डिटेंशन में होता क्या है कि गिरफ्तार करके नो अपील नो वकील नो दलील हो जाता है कि उसको 2-2 साल तक रखा जाता है। तो पहले ये प्रोविजंस थे कि जब भी प्रिवेंशन डिटेंशन में अरेस्ट किया जाए तो व्यक्ति को लंबे समय तक वहां पर आपको जेल में रखा जाता था, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हुए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आपको बोला कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अगर प्रिवेंशन डिटेंशन में भी अगर रखा जाता है तो उसको कम से कम 3 महीने तक उसका डिटेंशन वहां पर आपको होगा और 3 महीने के बाद उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। तो प्रिवेंशन डिटेंशन में या निषेधाज्ञा के अंदर 24 घंटे के बदले 3 महीने का समय होता है पुलिस के साथ में, जहां पर पूछताछ कर सकते हैं एंड विद इन 3 मंथ उसको पुलिस के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। अब ये कंडीशन हो जाती है कि 3 महीने के बाद भी उसको वहां पर आपको रखना जरूरी है या और उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना कोई मुश्किल है या नहीं करना चाहती पुलिस किसी भी कारण से, तो उसके केस में अभी उसको अगर इंक्रीज करना है 3 महीने से ज़्यादा तो उसके केस में हाई कोर्ट के जो जज हैं उसके अंदर एक कमेटी बनती है और वो कमेटी तय करती है कि हाँ सच में उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने की स्थिति है या नहीं है, या पुलिस उसके लिए क्यों डिनाइड कर रही है, वो सब चेक कर देखा जाता है। और अगर कोर्ट ये पाती है या जो जज ये पाते हैं कि हाँ सच में उसको पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एंड दैट इन दिस केस उसका जो भी कस्टडी है उसको वहाँ पर पुलिस कस्टडी वहाँ पर आपको बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब ये तो कुछ मेन प्रोविजन है। अब जितने भी इस प्रकार के जो आर्टिकल जो मैंने आपको बताएं, जो भी अभी जो चीज़ें मैं बता रहा था आपको कि कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना और राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग और ऐसे कई सारे अधिकार हैं, तो ये ऑलरेडी आर्टिकल 22 में तो थे ही थे, साथ ही आर्टिकल 21 के अंदर भी ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर आपको आ गई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, जीवन के जीने का अधिकार का, आपके जीवन के अधिकार का सिद्धांत वहाँ पर इसके अंदर है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया तो मजिस्ट्रेट के सामने लीगल प्रैक्टिशनर से मिल सके, हथकड़ी लगा के न जा सके, या उसको जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होती है या बोलते हैं आप काल कोठरी है वहाँ पर ना रखा, उसको ना रखे बंद करके, तो वो कई सारी चीज़ें ऑलरेडी अभी आपके आर्टिकल 21 में आपका इंक्लूड है। तो ये आपका आर्टिकल 22 हुआ, जहाँ पे 19, 20, 21 और 22 ये जो अधिकार हैं ये आपके राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर यहाँ पर आपको आता है। जस्ट वेट, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे राइट की, तीसरे अधिकार की। 2 अधिकार हमने देख लिए,
ठीक है, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, या फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंदर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार का शोषण या जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके विरुद्ध यहाँ पर जो अधिकार है वो अधिकार यहाँ पर आपको देते हैं। जैसे हमने इसके पहले आर्टिकल 17 देखा था, तो वो एक तरह से आपको इक्वालिटी की बात करता है कि सभी लोग जो है वो अनटचेबिलिटी खत्म हो या सभी लोग बराबर हो, और बराबर होने के अलावा ये आपको किसी प्रकार का जो शोषण है उसके खिलाफ 23 और 24 यहाँ पर आपको अधिकार देता है। 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का यहाँ पर आपको प्रतिषेध। तो पहले के समय में क्या होता था, जैसे मुगल्स का टाइम है, सल्तनत पीरियड का टाइम है, ब्रिटिशर्स का टाइम है, तो वहाँ पर ह्यूमन को स्लेव के रूप में यूज़ किया जाता था, या इंसान को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जानवरों की तरह बेचा जाता था। जैसे एनिमल्स की कई बार वो बिक्री वगैरह होती है या कई बार उनके मेले वगैरह लगते हैं, वैसे उस प्रकार से इंसानों के मेले लगते थे। महिलाओं को, बच्चों को या पुरुषों को वहाँ पर आपको सेल किया था एज ए स्लेव के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे जब संविधान बना, या अंग्रेजों के टाइम पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब संविधान हमारा बना तो उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें आगे न हो, उसके लिए स्पेशल जो राइट्स हैं, ये स्पेशल अधिकार हैं, वो लोगों को दिए गए कि इस प्रकार का कोई भी बलात् श्रम या इस प्रकार का ट्रैफिकिंग ना हो। अभी जैसे कई सारे एरिया में आप कई सारे केसेस आप सुनते होंगे, आप में से अगर कोई सावधान इंडिया अगर देखता होगा तो उसने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से लड़कियों को उठा के आपके हरियाणा में या यूपी में इन एरियाज़ में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको सेल किया जाता है। तो अभी भी वो चीज़ें होती हैं कहीं, बट बहुत कम लेवल पे होती हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, या मानव का जो है बलात् श्रम या मानव को जो है एज ए गुड्स के रूप में वहाँ पर आपको बेचना, तो ये बहुत पुरानी समस्या, भारत की नहीं पूरी दुनिया की है। तो हमारे यहाँ पर भी सल्तनत पीरियड, या हम अगर हमारे एंशिएंट पीरियड में भी जाएंगे तो इस प्रकार के कई सारे स्लेव्स वगैरह मिलेंगे या गुलाम मिलेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वहाँ पर आपको करते थे। तो कौटिल्य का जो फिलॉसफी है उसमें भी दास की बात की गई है। प्लेटो और अरस्तु ने स्पेशली दास के बारे में बात की गई। तो दास एक तरीके से जो स्लेव हैं वो सोसाइटी का पार्ट होते थे, लेकिन इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, मॉडर्न रिपब्लिकन सिस्टम, इनकी ज़रूरत वहाँ पर आपको नहीं है। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एज अ बेगार एंड अदर सिमिलर फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री, बेगारी का उसका करना, वो ज़बरदस्ती करना, उसके खिलाफ यहाँ पर एक तरह का संवैधानिक उसके खिलाफ वहाँ पर आपको जुर्म होगा। अब बेगारी का मतलब होता है पगार, बिना पगार, पगार मतलब सैलरी, तो बेगार बिना पगार, तो बिना पगार के कोई या बिना सैलरी के आप काम करवाते हो तो दिस इज कॉल्ड द बेगार, उसको कहा जाता है कि बिना पैसे से आप उससे काम करवा रहे हो, जबरदस्ती काम करवा रहे हो। तो किसी भी व्यक्ति को आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ट्रैफिक उसका नहीं किया जा सकता। ट्रैफिकिंग मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, एज अ गुड्स के रूप में उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, और बेगार उससे इस प्रकार का नहीं किया जा सकता। ये उसके खिलाफ जो अधिकार है वो अधिकार यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसमें इमोरटल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों, उनका वो पूरा ट्रैफिकिंग। उसके बाद इट इंक्लूड द प्रोस्टिट्यूशन, देवदासी, स्लेवरी, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, सभी प्रकार के सोशल टेबोज हैं, वो इसके अंदर यहाँ पर आपको इंक्लूड होता है। कई सारी मूवीज़ में आप देखते होंगे कि कई बार प्रोस्टिट्यूशन का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक वुमन होती है जो हमेशा पान खाती रहती है, और वो जो वुमन है वो फिर लड़कियों को उठवा के लाती है। तो प्रेम चोपड़ा या बाकी लोग लड़कियों को उठा के लाते हैं, फिर उसको वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल देती है, तो वो भी एक तरीके से क्राइम होगा। ये देश देवदासी सिस्टम स्पेशली साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली जो लड़कियाँ होती है उनको मंदिर को डोनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब होती किसी फैमिली की लड़कियाँ हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मंदिर को डोनेट कर देना चाहिए, तो उन वुमेंस को या लड़कियाँ जो होती है उनको मंदिर की सेवा में डाल दिया जाता है। तो वो पूरे टाइम आपके पुजारी या मंदिर में आने वाले भक्त हैं उनकी सेवा वगैरह वहाँ पर आपको करती है। तो इस प्रकार का कोई भी चीज़ है वो इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर जो है उसको निषेध किया गया है। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो ट्रैफिकिंग है वो नहीं किया जा सकता। एवं देवदासी भी एक तरह का ट्रैफिकिंग के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा ये बेगार आपका हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इट्स कॉल्ड द कॉन्स्क्रिप्शन। उसको बोला जाता है कि जो सरकार है आपको किसी भी कंपल्सरी सर्विस के लिए या सरकार किसी भी सार्वजनिक सेवा के लिए कभी भी आपको बुला सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल कि भगवान न करे कभी युद्ध हुआ और युद्ध में हमको बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत है, तो जो यूथ हैं शहरों के अंदर या गाँव के अंदर, उन लोगों को गवर्नमेंट कॉल करके उन लोगों को बुला सकती है कि आप जाके गवर्नमेंट की मदद करो या सरकार की जाके मदद करो। तो उनको इस प्रकार से जो है वो कंपल्सरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस, लोक हित के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, 1962 का जो वॉर हुआ था
तो उस समय हमारे पास फोर्सेस बड़ी कम थी, तो फोर्सेस के अलावा कई सारे पुलिस के जवानों को वहाँ पर आपको लगाया गया था। तो फोर्सेस जब डिप्लॉय हुई तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस फोर्सेस भी भेजी गई, और उसके बाद शहरों के अंदर पुलिस की बड़ी कमी हो गई थी। तो उस समय जो वॉलंटियर्स थे, या अभी भी जैसे आप देखोगे तो नगर सुरक्षा समिति वगैरह होती है, वो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो वो इस प्रकार से जो सोशल सर्विस है वो सामाजिक सेवा के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए उनको डिप्लॉय किया जा सकता है, या किसी को भी गवर्नमेंट कॉल कर सकती है आर्मी के लिए, किसी और चीज़ के लिए, दे कैन डिप्लॉय द पर्सन, ठीक है। बट इस प्रकार का कोई भी अगर डिप्लॉयमेंट सरकार करे या किसी को भी पब्लिक पर्पज़ के लिए बुलाए, तो उसको बुलाने में किसी भी प्रकार से रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास या किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर वहाँ पर आपको नहीं हो कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट वाले को, पर्टिकुलर वर्ग वाले को या पर्टिकुलर धर्म वाले को ही बुलाया जा रहा है। तो उसको कंपल्सरी जो पब्लिक सर्विस है उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर या भेदभाव उसके अंदर नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज के अंदर या आपके जो कारखाने होते हैं उनमें बच्चों का जो डिप्लॉयमेंट है या उनका जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके एम्प्लॉयमेंट के विरुद्ध यहाँ पर आपको अधिकार कि कारखानों के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार के जॉब के लिए, किसी प्रकार की नौकरी के लिए वहाँ पर आपको नहीं रखा जा सकता। अब पहले के समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, तो उसका एक काला चेहरा सामने आया, उसका एक डार्क फेज हमारे सामने आया। तो जैसे ब्रिटेन वगैरह में क्या होता था कि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी, स्पेशली कपड़ों की मिल ज़्यादा बनी थी वहाँ पे, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इट्स टोटली बेस्ड ऑन इनिशियली ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, इतनी बड़ी मशीनें कि शायद ये जो 12x12 का कमरा है इससे भी बड़ी मशीनें हुआ, मतलब ये तो छोटा सा पार्ट है, उसका जो कंपोनेंट है वो इतना बड़ा हुआ करता था। तो बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी, वो 100 मीटर तक, कई मशीन्स तो 100 मीटर्स, 80 मीटर्स तक फैली होती थी। तो इतने बड़े स्पिंडल रोल्स वगैरह हुआ करते थे। तो वहाँ पर कई बार मशीन के अंदर कुछ कपड़ा फंस गया या धागा फंस गया, तो उसमें छोटे बच्चों को रखा जाता था। तो छोटे छोटे बच्चे होते थे 4-4, 5-5 साल के, उनको मशीन में भेज दिया जाता था अंदर मशीन बंद करके, ताकि वो जो भी कपड़ा वगैरह फंसा हुआ है उसको वो निकाल के ला सके। कई बार ऐसे हादसे हुए कि बच्चे अंदर थे और मशीन चालू हो गई, तो उन कई सारे बच्चों की डेथ हो गई वहाँ पे। तो उसके लिए अंग्रेजों के टाइम पर 1881 में, 1881 में ही आपका जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है वो लाया गया। फिर बाद में उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए। तो पहले ये था कि 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं रख सकता, फिर 7 ईयर, फिर ऐसे करके बढ़ाया। जो संविधान जो हमारा था उसने भी यहाँ पे बोला कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्किंग, कि आप कोई भी माइंस है, इस प्रकार की कोई भी जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है या किसी प्रकार का कोई भी खतरनाक एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर उन बच्चों का जो डिप्लॉयमेंट है या उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ पर आपको नहीं हो सकता। तो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, किसी भी प्रकार के बिजनेस के अंदर वहाँ पर उनको जॉब के ऊपर नहीं रखा जा सकता। ये स्पेशली आर्टिकल 24 है, उसके अंदर यहाँ पर आपको बोला गया है, ठीक है। अब उसमें 2-3 चीज़ें और हैं, उसके लिए कानून बनाया गया कि मैंने आपको 2 तरह की चीज़ें बताई थी। कुछ अधिकार जो है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन कुछ के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए यहाँ पर एक कानून बनाया गया है, इट्स कॉल्ड द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016, बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 2016। अब इसमें कई सारे प्रोविजंस दिए गए कि एक कई सारी कंडीशंस ऐसे थी, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई धंधा है, आपका कोई फॉर एग्जांपल किसी की भी दुकान है, ठीक है। अब उस शॉप के अंदर क्या है कि आप स्कूल से या कॉलेज से, स्कूल से आने के बाद जनरली आप उस शॉप के अंदर बैठ जाते हो, आपके पापा खाना खाने गए या आपका भाई खाना खाने गया, तो उस शॉप के अंदर आप बैठे हुए, आप उसका अपने घर वालों को थोड़ा बहुत हाट वगैरह वहाँ पर आपको बता रहे हो। तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ओके, तो ओके सॉरी, ठीक है। तो बैंक के अंदर वहाँ पे जस्ट वेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो आप अपने बिजनेस में, अपने घर के अंदर वहाँ पर आपको कोई काम कर रहे हो, तो कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट आपको उसके खिलाफ भी एक्शन ले लेती थी। जब आप बोल रहे हो कि मेरा ही बेटा है, लेकिन 14 साल से छोटे बच्चे को नहीं रखा जा सकता, तो जो 16 का जो कानून था उसमें स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर आपको लाया गया कि अगर आपका खुद का परिवार का कोई बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, सरकारी कोई बिजनेस है, और उस सरकारी बिजनेस में या उस गवर्नमेंट उसको आप सॉरी आपका कोई भी आपका प्राइवेट बिजनेस है, तो उस प्राइवेट बिजनेस के अंदर आप अपने स्कूल आवर्स के अलावा, स्कूल के जो आपका जो टाइम है उसके
अलावा अगर उस बिजनेस के अंदर वहाँ पर आप काम करते हो तो वो किसी भी प्रकार से आर्टिकल जो 24 है उसका वायलेशन वहाँ पर आपको नहीं होगा। तो ये स्पेशली प्रोविज़न डाला गया है कि कई सारे ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को वहाँ पर बिठा देते थे, अपने बच्चों के थोड़ा बहुत उनको काम करना सिखाना चाहते थे या थोड़ी हेल्प उनसे लेना चाहते थे, उनके सपोर्ट के अंदर ये जो आर्टिकल है ये यहाँ पर ये प्रोविज़न इसके अंदर यहाँ पर आपको ऐड किया गया। इट डजेंट मीन कि आप सभी बच्चों को इसमें कर सकते हैं। उसका एक दुरुपयोग भी होता है कि कई बार दुकान वाला जो है जो उसकी नौकरी करता है उसको अपना खुद का बच्चा बता देता है कि ये मेरा ही बच्चा है, और वो भी बोलता है कि हाँ मेरे पापा का नाम यही है, सब कुछ सिखा पढ़ा के उसे नौकरी करवाई जाती है। तो उस प्रकार से भी इसका मिसयूज़ किया जाता है, बट मैक्सिमम जो है वो कई सारे लोगों का इस प्रकार के बेनिफिट इसके अंदर हुआ, जिस प्रकार से अब किसी भी बच्चे को अब इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ है कि कई सारी जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं या आपके सीरियल्स वगैरह होते हैं उनमें कई सारे बच्चे वहाँ पर आपको जॉब करते हैं वहाँ पे, तो इसमें स्पेशली प्रोविज़न दिया गया कि कोई भी आपका जो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या कोई भी आपकी टेलीविज़न सीरियल्स हैं उनके अंदर जो बच्चे हैं या स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं या सर्कस को छोड़ के तो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे आपके जूनियर बच्चे वगैरह हो गए, तो वो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर शामिल या वो इस प्रकार की चीज़ों के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो छोटे बच्चे भी अगर हैं तो उनको किसी प्रकार का खतरनाक स्टंट वगैरह जो है वो उनसे नहीं करवाया जा सकता। जैसे आमिर खान की एक मूवी आई थी धूम 2 या धूम 3 थी, उसमें एक सर्कस का सीन था और उसके खिलाफ फिर वो पूरा जो सीन था वो बाद में से मूवी से वहाँ पर आपको हटा दिया गया क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे हैं वो खतरनाक सर्कस के स्टंट कर रहे थे एंड इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24 और भी कई सारे जो लॉज हैं उनका उसने वायलेशन वहाँ पर आपको किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिस्ट वगैरह जो बच्चे होते हैं उनको अधिकार होता है कि वो इस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर जाके कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है पर्टिकुलर जो भी उनका जो सेफ्टी वगैरह है, सेफ्टी मेजर्स उनको वहाँ पर आपको रखना पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी एडोलसेंट है, तो अभी इसके अंदर जो नया चेंज आया कि पहले ये था कि 14 साल तक के बच्चे को किसी भी प्रकार के खतरनाक एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाला जा सकता, लेकिन उसको बढ़ा के आपके 14 साल के बाद वो व्यक्ति जॉब कर सकता है, छोटा मोटा कोई भी जॉब, लेकिन 14 to 18 ईयर 14 से 18 साल की जो उम्र है, 14 से 18 साल की उम्र में किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में या किसी भी खतरनाक बिजनेस के अंदर उसको नहीं, या कोई भी आपका माइन हो गई या इस प्रकार की चीज़ों में उसको नहीं डाला जा सकता। तो 14 से 18 तक पूरी तरीके से वहाँ पर आपको बैन कर दिया गया। तो ये आपका हुआ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जिसमें आपको 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा और 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जो जुर्माना है वो जुर्माना आपके ऊपर यहाँ पर आपको लगाया जाएगा। सो दिस इज द आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। उसके लिए फिर आपका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट जो है वो बनाया गया, बच्चों के संरक्षण के लिए चाइल्ड आयोग बनाया गया, नेशनल कमीशन, सेम नेशनल कमीशन के बाद स्टेट कमीशन भी होगा। तो केंद्र और राज्य दोनों बेसिस पे, दोनों आधार पर इस प्रकार के जो कमीशन है वो कमीशन यहाँ पर आपको बनाए जाएंगे। तो ये आर्टिकल और 23 और 24 है जो स्पेशली आपके एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार या आपका जो शोषण है उसके विरुद्ध अधिकार यहाँ पर आपको प्रदान करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो सेट ऑफ आर्टिकल्स है, इस फोर्थ आर्टिकल हमारे हिसाब से इट्स कॉल्ड द आर्टिकल 25 से 28 एंड इट इज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पर आपको अधिकार। तो देश में जितने भी लोग हैं सबको अपने पसंद का धर्म पालन करने का, उनको रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने का यहाँ पर आपको अधिकार है। और ये जो अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये आपके धार्मिक अधिकार के अंदर या राइट टू रिलीजन के अंदर यहाँ पर आपको इंक्लूड होता है। तो कौन कौन सा आर्टिकल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25 है। तो 25 बोलता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम का यहाँ पर आपको अधिकार। 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ द रिलीजन, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको प्रदान करता है। तो जो भी धर्म आप पालन करना चाहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है, कोई भी धर्म है, तो उसका निर्बाध रूप से पालन कर सकते हैं। कई सारी ऐसी कंट्रीज है देश दुनिया के अंदर जहाँ पर आपको धर्म का पालन करने से रोका जाता है। जैसे सऊदी अरब की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर पब्लिकली टेम्पल्स वगैरह नहीं होते। वहाँ पर आपको अगर अपने धर्म की पूजा करना है तो आप चुपचाप अपने धर्म की पूजा अपने घर में रह के वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब घर के बाहर आप निकलते हो तो आपको जो भी वहाँ का जो शरिया लॉ है या जो इस्लामिक लॉ वो फॉलो करते हैं उसका पूरी तरीके से पालन वहाँ पर आपको करना पड़ता है। लेकिन भारत जैसे देश में क्या है, सभी धर्मों को समान अधिकार
दिया गया है। ऑलरेडी हमारे प्रियम्बल के अंदर ही बोला गया कि वी आर द सेक्युलर कंट्री, हम धर्मनिरपेक्ष आपको राज्य हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हुए हमने सभी लोगों को जो अपना धर्म है उसके प्रचार प्रसार करने का जो संपूर्ण अधिकार है वो संपूर्ण अधिकार वहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसमें 4-5 चीज़ें दी हैं, उनको हम देखते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने धर्म का जो कंसाइजनेस है या उसको जो प्रॉपर आपका जो फॉलो है वो फॉलो यहाँ पर आपको कर सकता है। तो उसमें 4-5 चीज़ें दी गई है। तो सभी व्यक्ति जो है वो अपने धर्म का अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने का आचरण वहाँ पर आपको कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें दिया गया फ्रीडम ऑफ कंसाइजनेस, या धर्म का जो है वो अंतःकरण से या अंतरात्मा से मानने की स्वतंत्रता, कि किसी भी धर्म को आप मानते हो, किसी भी रिलीजन को आप जब मानते हैं तो पहले उसके लिए एक रिस्पेक्ट आपके दिल में होता है। किसी भी के लिए भी, आप हिंदू हैं, मुसलमान हो, तो अंतःकरण में या आपकी जो अंतरात्मा है उसके अंदर उनका कोई रिस्पेक्ट है या कोई सम्मान है, वो सम्मान आपके दिल में यहाँ पर आपको होता है। तभी आप उसके लिए जो फेथ है वो फेथ जागृत होता है। तो पहले आपके दिल में कुछ कुछ होता है ना, कई बार जैसे वही भी कई सारी चीज़ें हैं तो आपको टू लव होता है तो अंदर से लगता है कि वो हवाएं चल रही हैं और ऐसा कुछ हो रहा है। तो वैसे भी आप धर्म को मानते हो तो सबसे पहले जो आपका जो अंतरात्मा है तो उसके अंदर वहाँ पर आपको जो कंसाइजनेस है वो जागृत होती है किसी भी धर्म को मानने के लिए। जब कंसाइजनेस डेवलप हुई, ये पहली स्टेज है किसी भी चीज़ को मानने के लिए, तो पहले कंसाइजनेस डेवलप हुई, उसके बाद आप उसको प्रोफेस करने लग गए, उसके अंदर आस्था दर्शाने लग गए कि ठीक है आपको उस धर्म में आस्था है तो उस धर्म का पालन आप कर रहे हैं, उसके अंदर अपना जो आस्था है वो दर्शा रहे हैं। उसके अंदर आप खुले तौर पर जो है तो डिक्लेरेशन ऑफ वंस ओन रिलीजन, कि आप जो भी धर्म है तो पब्लिकली आप धर्म को बता रहे हो कि हाँ मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ या मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ। तो पब्लिकली आप उसको लोगों को बता सकते हैं, या जो भी आपकी आस्था है उस आस्था के बारे में लोगों को प्रोफेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपका धर्म है आप उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं। आप मूर्ति पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार का जो पूजा करते हैं वो पूरी तरीके से आपको करने का अधिकार है। तो तीसरे के अंदर राइट टू प्रैक्टिस है, अपने धर्म का जो है अभ्यास करने का अधिकार, जिसके अंदर जो पूजा वगैरह है, रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, वो सब आपको अधिकार है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी दशहरा होता है तो रावण जलाया जाता है, या जो ईद होती है तो पब्लिकली वहाँ पर वो लोग जो ईदगाह वगैरह होती है वहाँ पर प्रैक्टिस उसका करते हैं, या वहाँ पर अपने धर्म का पूरा जो भी पूजा उनका जो भी इबादत वगैरह है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने का अधिकार, एंड यू हैव द एवरी राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, धर्म की प्रैक्टिस करने का अधिकार। प्रैक्टिस करने के बाद यू हैव राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन, धर्म का जो है प्रचार करने का अधिकार, कि आप लोगों को जाके अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं कि हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं। या इसके अंदर रिलीजन जो कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन, उसके अंदर शामिल नहीं होता। अब जाके अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि मेरा ये धर्म है, या मैं इस प्रकार से इसका पालन करता हूँ, या मेरे धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं, या ये चीज़ें हम धर्म में करते हैं। तो जाके उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग पब्लिकली जो बाइबल है या कुरान शरीफ है या ये प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लोगों को वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। तो यू हैव द राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन, धर्म के प्रचार करने का अधिकार। तो ये सभी प्रकार के अधिकार यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो राइट टू कंसाइजनेस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपोगेट, ये सभी अधिकार आपको दिए गए हैं। और ये जो अधिकार हैं ये सिटीजन और नॉन सिटीजन, नागरिक और गैर नागरिक, दोनों को यहाँ पर आपको अधिकार। ये पाँचों जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से आपको किसी भी धर्म का पालन करने, उसके अंदर अंतरात्मा से मानने, उसको प्रोफेस करने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको प्रोपोगेट करने का अधिकार यहाँ पर आपको देता है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू रिलीजन कन्वर्जन, धार्मिक जो परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन का अधिकार इसके अंदर नहीं होता। तो इस प्रकार से आप अपने धर्म के अंदर आस्था दर्शा के वो अपने धर्म का पालन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कल दिवाली है तो दिवाली के अंदर जो है अब तैयारियाँ आपकी चली रही होंगी दिवाली की, और उसी के बीच में शायद मैं आपको लेक्चर डाल के डिस्टर्ब भी कर दूं, बट कोई बात नहीं, बाद में उसको कर लेना, ठीक है। अब उसके अंदर स्टेट जो है, राज्य है, उस प्रकार से कोई भी इस प्रकार का कानून बनाने से, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करने से स्टेट को नहीं रोका जा सकता जो लोगों के बेनिफिट में हो। तो ये अधिकार तो आपको दिए गए हैं, पूरा आर्टिकल 25 में अधिकार दिए गए, लेकिन स्टेट इसके ऊपर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आपको लगा सकता है। ये जो कोर्ट है उसमें कोई ऑर्डर देके रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा सकता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ट्रिपल तलाक का। तो जब ट्रिपल तलाक का जो केस है वो जब कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने बोला कि मतलब जो उस समय इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह जो कोर्ट में गए थे तो उनका कुछ लोगों का बोलना था कि धार्मिक प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है या धर्म की प्रैक्टिस है। अब धर्म की प्रैक्टिस कहाँ से डिसाइड करेंगे? इट इज़ डिसाइडेड बाय योर होली बुक, या जो भी आपके धर्म की किताब है। तो कुरान शरीफ को पढ़ाया गया, हदीस को पढ़ा गया, वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप जो है ट्रिपल तलाक दे सकते हैं। फिर और भी कई सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है या और भी कई सारी कंट्रीज़ को देखा गया तो वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई भी प्रोविज़न वहाँ
पर ट्रिपल तलाक वहाँ पर आपको नहीं था। तो माना गया कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये जो मुस्लिम धर्म है या जो इस्लाम है उसका पार्ट नहीं, उसका भाग नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट केस था, द केस इज कॉल्ड, केस का नाम तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसको तांडव केस के नाम से जाना जाता है। तो तांडव क्या होता है आप जानते ही होंगे, तांडव एक डांस होता है। अब उस डांस के अंदर क्या होता है, जो भी व्यक्ति तांडव करता है तो वो शरीर पे राख वगैरह लगा के और वो माला वगैरह पहन के, तो जो आपके कंकाल वगैरह होते हैं उनकी माला पहन के वो लोग डांस वगैरह करते हैं, जो डांस वगैरह है वो करते हैं, या फिर आपका जो तांडव का डांस है या नटराज डांस है वो किया जाता है उनके द्वारा। तो वो कई बार पब्लिक प्लेसेस पे किया जाता था। कुछ लोग कोर्ट गए और उनका वहाँ पर आपको बोलना था कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस होती है वो लोगों को डराती है, क्योंकि वो वैसे भी देखने में थोड़ा डरावना लगता है, पूरे वाइट कलर में है, ऊपर से छोटी छोटी माला, जो स्पेशली जो बच्चों की जो हड्डियाँ होती है उनकी मालाएं वहाँ पे पहने होते हैं वो, या कई बार बड़ी मालाएं पहने होते हैं, उनके हाथ में बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, तो उसको लेके कोई भी व्यक्ति ऑब्वियसली बात डर जाएगा। ठीक है, तो वो उसके खिलाफ कोर्ट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप इस प्रकार से उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलीजन, धार्मिक जो प्रैक्टिस है उसका यहाँ पर आपको अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने पूरा स्टडी किया और कोर्ट ने बोला कि किसी भी प्रकार की धार्मिक स्टडी या किसी प्रकार का धर्म है उसका ये भाग नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से पब्लिकली उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप किसी रूम में या किसी प्राइवेट प्लेस में प्रैक्टिस करें, लेकिन पब्लिकली लोगों को डटर करने के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस वहाँ पर आपको नहीं की जा सकती। तो वो प्रोविज़न कई सारे ऐसे किस प्रकार के केसेस हैं। उसके बाद जो स्टेट हैं, स्टेट को आप इस प्रकार से कोई भी रेगुलेशन है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है रिलेटेड टू स्टेट, राज्य से संबंधित किस प्रकार की कोई भी जो गतिविधि है या कोई प्रकार की चीज़ जो आपके प्रोविजंस है उनको बनाने से जो आर्टिकल है सरकार को नहीं रोक सकता। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं सरकार इनके ऊपर वहाँ पर आपको लगा सकती है। उसका जो ओपन जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस हैं फॉर ऑल क्लासेस एंड सेक्शन, कि हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक जो आपके जो मंदिर हैं या जो भी आपके मठ वगैरह हैं वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर आपको ओपन होंगे। अब इसको स्पेशल जो ऐड करने का जो मेन रीज़न है वो रीज़न यहाँ पर ये है कि हिंदू धर्म के अंदर जो कास्टिज्म है या जातिवाद है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते हैं उनको मंदिरों में आने की परमिशन नहीं होती। या जैसे सबरीमला का एग्जांपल लें तो सबरीमला के अंदर जो महिलाएं हैं उनको मंदिर में आने का इजाज़त नहीं था, स्पेशली 14 से लेके आपका 14 ईयर से लेके तकरीबन 50 ईयर की एज तक, जब तक उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। तो वो कई सारी चीज़ें थी। तो सरकार इस प्रकार से जो ओपन जो हिंदू रिलीजियस प्लेसेस है उनका बोला सभी क्लासेज और सभी सेक्शन के लिए हमेशा यहाँ पर आपको खुले। तो सबरीमला का जब केस गया तो स्पेशली उसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 तीनों की बात वहाँ पर आपको की गई कि वो आर्टिकल 14, 19 और 25 तीनों का वायलेशन है कि महिलाओं को जाने से रोका जा रहा है। तो वो आपके राइट टू प्रैक्टिस या महिलाओं के जो पूजा करने के अधिकार है उसके यहाँ पर आपको खिलाफ है। तो ये कुछ प्रोविजंस उसके अंदर यहाँ पर आपको दिए गए। उसके बाद इसमें जो हिंदू की बात की गई कि हिंदू रिलीजियस प्लेसेस, अब यहाँ पे हिंदू का सिंपल सा मतलब है हिंदू इंक्लूड द हिंदू एंड सिख, जैन और बुद्धिज्म, ये बुद्धिस्ट, ये तीनों लोगों को हिंदू की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर आपको रखा जाएगा। और संविधान में जहाँ पर भी हिंदू लिखा है तो हिंदू मतलब सिख, जैन और बुद्ध, ये तीनों लोग उसके अंदर आएंगे, क्योंकि जो तीनों रिलीजन है इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो विचार है वो लगभग वहाँ पर आपको समान है। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर उनके अंदर नहीं है। तो इसके लिए इनको सेम तरीके से हिंदू के रूप में यहाँ पर आपको देखा जाता है। और यही जो आर्टिकल है ये सिख लोगों को जो कृपाण धारण करने का अधिकार यहाँ पर देता है। जैसे यहाँ पर एक फोटो जहाँ पर उन्हें कृपाण धारण कर रखी है तो वो धारण करने का अधिकार देता है। उसके बाद इनको हेलमेट नहीं पहनने का अधिकार भी देता है कि यू कैन नॉट वियर द हेलमेट, क्योंकि उसके ऊपर हेलमेट पहनना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है कि कई अलग अलग टाइप्स के हेलमेट आते हैं जहाँ पर स्पेशली आप अपना फेस को पैक कर सकते हैं, तो वो पहनने के लिए बोला जाता है। और स्पेशली कृपाण धारण करने का जो अधिकार है वो अधिकार भी इनको यहाँ पर आपको दिया गया। तो कई बार आप जैसे बैंक में जाओगे तो बैंक में भी स्पेशल लिखा होता है, बैंक्स में भी ये लोग अपना कृपाण है उसको लेके जा सकते हैं, जबकि बैंक्स में आप किसी प्रकार का जो आम है, हथियार है, नहीं ले जा सकते, मेट्रो में नहीं ले जा सकते। लेकिन जो इनके पास जो कटार होती है इट इज़ बिलो द 6 इंच, 6 इंच से अगर छोटा कटार है तो वो धारण करके वहाँ पर आपको जा सकते। तो ये अधिकार स्पेशली सिख लोगों को भारत के अंदर आपको दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी नियम वगैरह हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। किन किन आधार पर? फर्स्ट इज द पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक आदेश, कोई भी जनता के हित में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो मॉरलिटी के आधार पर या नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे जो तांडव केस था तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था वो मॉरलिटी के बेसिस पे, नैतिकता के बेसिस पे यहाँ पर आपको लगाया गया था। अब उसके बाद
ये तो आपके धर्म की खुद की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन सरकार के कई सारे लॉज होते हैं, कई जैसे आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब में हो तो वहाँ पर आपको कई सारी जो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एक केस था आपकी यूपी का, उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने दूसरी शादी की और उसका सेकंड मैरिज उसने की, और उसके अंदर जो है सेकंड मैरिज जब उसने की तो उसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए और उसने बोला कि ये मेरे धर्म के अंदर, वो व्यक्ति मुस्लिम था, तो उसने बोला मेरे धर्म की प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है कि मैं सेकंड मैरिज यहाँ पर या दूसरी शादी कर सकता है, इवन मैं 4 शादी भी कर सकता हूँ, तो धार्मिक प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो रूल थे, यूपी गवर्नमेंट के रूल थे, उन रूल्स के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये एक केस था जिसके अंदर एक बच्चे के 2 से ज़्यादा बच्चे थे, तो अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए नहीं होते। और आप सरकारी नौकरी में रहते हुए अगर 2 से ज़्यादा बच्चा हो जाता है तो आपको जॉब से हटाया जा सकता है, वो कई सारी कंडीशंस है। तो इन केसेस में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि ये तो हमारे धार्मिक प्रैक्टिस है कि हम 2 से ज़्यादा शादी कर सकते हैं या नंबर ऑफ और बच्चे वहाँ पर आपको पैदा कर सकते हैं, तो कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल जो 25 है उसका वायलेशन वहाँ पर आपको नहीं है। तो आप अगर कोई सरकारी नौकरी में हो तो यू हैव द ऑल, आप जो सरकारी जो नियम है या सरकार के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा। एक मिनट, हाँ, उनको वहाँ पर आपको फॉलो करना जरूरी होगा। जैसे एक अभी यूपी में रिसेंट केस था कि यूपी जो कॉप्स है सस्पेंडेड फॉर कीपिंग द बियर्ड सेज अथॉरिटीज डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज रिक्वेस्ट, कि एक व्यक्ति था अभी बहुत फेमस था, उसको फोटो वगैरह भी आया था, न्यूज़पेपर में चल रहा था, तो वो व्यक्ति दाढ़ी रखता था, मुस्लिम था, एंड ही कीप द बियर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है और वो सरकारी नौकरी में है तो पुलिस में था, एक्चुअली वो पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, तो उनके कुछ एटिकेट्स होते हैं, उनके कुछ ड्रेस कोड्स वगैरह रहते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट ड्रेस कोड। और उसके लिए बोला गया उसको कि आप जो दाढ़ी है वो दाढ़ी नहीं रख सकते, क्योंकि ये धार्मिक जो भी आपका जो रिलीजन है, आपको सॉरी आपका जो सर्विस लॉ है उस सर्विस लॉ के अगेंस्ट यहाँ पर आपको आता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो साइज ऑफ बियर्ड है वो आप आज रख सकते हो, पहले तो बिल्कुल बियर्ड रखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आजकल पर्टिकुलर जो साइज ऑफ बियर्ड है वो आप रख सकते हैं। लेकिन इसके केस में यहाँ पर इसको मना कर दिया गया कि इस प्रकार का कोई भी आप बियर्ड नहीं रख सकते। वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, या अभी वो हाई कोर्ट में गया है वैसे, और हाई कोर्ट ने उसने जो राइट टू रिलीजन है या जो आर्टिकल 25 है उसके सपोर्ट में वहाँ पर जाके उसने एप्लीकेशन लगाया है या रिट लगाया है कि मेरे धार्मिक अधिकार या आपके रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर यहाँ पर आपको आता है। खैर ऑब्वियसली बात है कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आया, वो आया था सोनू निगम का कुछ टाइम पहले, और उसका बोलना था कि जहाँ पर भी वो उसका घर है और वहाँ पर वो जब सोते हैं तो सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर जो है आपके अजान बजने लग जाती है, और उसके कारण वो सो नहीं पाते। उसके खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया था और पूरे देश में कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपको स्टार्ट हो गई, किस प्रकार से पब्लिक जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार की जो अजान है या मंदिर में भजन वगैरह हो गए, चर्च के अंदर भी कई सारे कोरस वगैरह चलते रहते, तो क्या वो एक तरीके से वो धर्म का पार्ट है, रिलीजन का यहाँ पर आपको पार्ट है। तो उसमें कई सारे केसेस है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है। द केस इज कॉल्ड द चर्च ऑफ गोवा, चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KKR कॉलोनी। तो KKR एक कॉलोनी थी, वहाँ पर एक चर्च था, और उस चर्च में वो लोग क्या करते थे कि सुबह सुबह प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करने के टाइम पर वो बड़े तेज आवाज़ में यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह वहाँ पर आपको बजाते थे। तो KKR जो कॉलोनी के लोग हैं उन्हें जाके पुलिस को कंप्लेन की, और पुलिस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। देन दे मूव टू कोर्ट, और कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि उनका जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 है उसका यहाँ पर वायलेशन है, किस प्रकार से लाउड स्पीकर्स वहाँ पे बजाए जाते हैं। और कोर्ट ने बोला कि लाउड स्पीकर बजाना किसी भी पर्पस से, चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी लाउड स्पीकर इस प्रकार से बजाना जो दूसरों को परेशान कर रहे हो, दूसरों को हार्म कर रहे हो, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस, आपकी धार्मिक प्रैक्टिस के अंदर वहाँ पे नहीं आता। तो उन लोगों के स्पेशल जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया, एक पर्टिकुलर एक डेसिबल सिस्टम वो दिया गया कि इतने डेसिबल से आप तेज आवाज़ नहीं बजा सकते, वो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए गए, या पर्टिकुलर टाइम में नहीं बजा सकते। लेकिन मानता कौन है आजकल, तो लोग तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उसके कई सारे रूल्स वहाँ पर आपको बनाए गए। तो इस प्रकार पे कोई भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन है किसी भी धर्म का हो, उसको इस प्रकार से पब्लिकली लाउड स्पीकर के द्वारा या इस प्रकार के दूसरों के जो फंडामेंटल राइट है उनको वायलेट करने का अधिकार वहाँ पर आपको नहीं होता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था जहाँ पर कोर्ट ने लोगों के पक्ष में जो फैसला है वो फैसला वहाँ पर आपको दिया था, ठीक है। अब ये हुई आर्टिकल 25 की बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 जो था, 25 और 26 में अंतर पहले आपको बता देता हूँ। 25 बोलता है, 25 बोलता है कि 25 इज़ द राइट टू, आपका जो पर्सनल फ्रीडम है, ये इंडिविजुअल फ्रीडम आपको धर्म को मानने की देता है। तो 25 प्रोवाइड द इंडिविजुअल फ्रीडम या
आपकी जो खुद की स्वतंत्रता है, धर्म के खुद को मानने की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम देता है। जबकि 26 जो है वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक जो संस्थान है, उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट की जो कंडीशंस है वो आपको बेनिफिट वहाँ पे, या वो फंडामेंटल राइट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। बोलते हैं एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान की स्थापना और उसका रख रखाव करना, कि कोई भी अगर धार्मिक संस्थान है तो वो अपने धर्म का जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मंदिर है या कोई और धर्मशाला है, सराय है, इस प्रकार की चीज़ें बना सकता है, और उनको बनाने के बाद यहाँ पर उसको मेंटेन कर सकता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थान होते हैं, उनको राइट दिया गया है धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई भी संस्थान बनाना। उसके बाद अपने खुद के जो धर्म के जो मैटर है या जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं उनको मैनेज करने, उनके अफेयर्स जो हैं उनको मैनेज करने का अधिकार, जो भी धर्म के अंदर जो भी आपकी पूजा वगैरह होती है, जो भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो भी चीज़ें होती, वॉट एवर इट विल बी विच इज़ इंक्लूड इन द रिलीजन, उसके सभी प्रकार की जो गतिविधियाँ वगैरह है वो करने का अधिकार जो है, उनको मैनेज करने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद जो धर्म के लोग हैं या जो भी धर्म के जो संस्थान हैं, तो वो अपने लिए मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको परचेज कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति है उसको खरीद सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। तो उन संपत्तियों को खरीदने का अधिकार, संपत्तियों का मैनेज करने का अधिकार, जैसे वक्फ बोर्ड होता है, या हिंदू धर्म के अंदर भी आपके कोई आश्रम है, कोई मंदिर है, तो उसकी कई सारी ज़मीनें वगैरह होती हैं, उनके रख रखाव, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार। ठीक है, अब ये सब चीज़ें वहाँ पर उसके अंदर आपको दी गई हैं। ठीक है, और उसके अलावा कानून के अंतर्गत वो जो भी प्रॉपर्टी है उनका मैनेजमेंट वहाँ पर, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रबंधन है, उन संपत्तियों का प्रबंधन या प्रशासन वहाँ पर उनका किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं, उनके अंदर आपको वक्फ कमिटीज़ होती हैं हर शहर में, और जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, वक्फ प्रॉपर्टी मतलब होता है मुस्लिम धर्म की जो संपत्तियाँ वगैरह होती, धार्मिक संपत्तियाँ, उनके रख रखाव का जो जिम्मा है वो उन्हीं के पास वहाँ पर आपको होता है। जबकि जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर जो भी अधिकार हैं वो होता तो धर्म के पास है, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उसकी कमिटीज़ वगैरह बनाती। जैसे कोई भी मंदिर है, एग्जाम्पल खजराना गणेश मंदिर है या बिजासन गणेश मंदिर है, बिजासन माता का मंदिर है, तो इन टेम्पल्स के अंदर जो कलेक्टर होते हैं या जो तहसीलदार होते हैं, तो वो तहसीलदार, उनके रिसीवर्स वगैरह होते हैं, तो वो एक कमेटी बना के वो जो भी मंदिर हैं उनके मामलों को वहाँ पर आपको मैनेज करते हैं। धर्म के लोग होते हैं, लेकिन एक अधिकारी उसके अंदर वहाँ पर आपको जरूर होता है। कुछ लोगों को उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बाकी धर्मों के अंदर उनको पूरी तरह से फ्रीडम दिया गया, पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई, जबकि जो हिंदू धार्मिक संस्थान है उनमें कलेक्टर या जो अधिकारी हैं, सरकार का जो दखल है, वो दखल उसके अंदर आपका होता है। लेकिन वो खैर दखल नहीं है, उसका जो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसमें कोई इस प्रकार की जो कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन उसके अंदर नहीं हो, तो उसके लिए कई बार सरकारी अधिकारी को उसके अंदर यहाँ पर आपको ऐड किया जाता है। ठीक है, खैर वैसे भी अगर देखा जाए तो सभी धर्मों को बराबर होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म के अंदर इस प्रकार के जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर अगर अधिकारी वगैरह होते हैं, तो बाकी धर्मों के अंदर भी सरकारी अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या तो हिंदू धर्म में नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि उनका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से या जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो ज़्यादा होने से, तो ज़्यादा अफेयर्स वहाँ पे होते हैं, ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो सरकारी अधिकारी को वहाँ पर आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। वॉट एवर यू थिंक, आपके हिसाब से वहाँ पर आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ आर्टिकल 26, जिसके अंदर स्पेशली ये सब प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद 3 कंडीशंस आपको धार्मिक संप्रदाय हैं उनको 3 प्रकार के, अब धार्मिक संप्रदाय होगा क्या, या जो रिलीजन है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे क्या, या धर्म क्या होगा, उसकी 3 चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई। पहला यहाँ पर आपको दिया गया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल लोगों का या व्यक्तिगत लोगों का एक तरह से संग्रह है, जो उनका जो बिलीफ है, उनके जो विचार हैं, एक प्रॉपर उनका बिलीफ है, और उसके अलावा जो है उन बिलीफ्स का यहाँ पर आपको पालन कर रहे हैं, या जो भी स्पिरिचुअल वेलबींग में किसी पर्टिकुलर धर्म का वहाँ पर आपको पालन किया जा रहा है, उसको फॉलो यहाँ पर आपको कर रहे हैं। तो पहली बात तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, जो उनका कॉमन बिलीफ है, जैसे हिंदू धर्म है तो उनका एक कॉमन बिलीफ है, इस्लाम धर्म है तो उनका एक कॉमन बिलीफ है, उसको हम बोलेंगे कि यस इट इज़ द रिलीजन, ये धर्म यहाँ पर होगा। दूसरा बोलता कि इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक सामान्य संगठन होगा, तो जितने भी लोग उस धर्म के हैं तो एक संगठन होगा, और अपने आप को वो एक धार्मिक संगठन वहाँ पर आपको कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इट्स कॉल्ड द लिंगायत कम्युनिटी, जो आपके साउथ में है, और वो लोग भगवान जो शिव हैं उनके लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं करते। तो वो जो लिंगायत कम्युनिटी है उन लोगों को बोलना है कि हम लोगों को हिंदू धर्म से अलग एक धर्म का जो
परमिशन है वो परमिशन यहाँ पर आपको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है इट इज़ सिमिलर टू द हिंदू धर्म का जो बिलीफ है, उनका जो डॉक्ट्रीन है उसके बराबर है, तो आपको अलग से धर्म की संज्ञा वहाँ पर, ये अलग से धर्म की आपको जो परमिशन है वो नहीं दी जा सकती। बोलता है इट शुड बी डेजिग्नेट एज ए डिस्टिंक्ट नेम, कि जो भी धर्म है उसको एक अलग धर्म के रूप में वहाँ पर आपको देखा जाता है। कई प्रकार के धर्म के अलावा कई सारे मठ हैं, जैसे नाथपंथी, कबीरपंथी, या आप इस प्रकार के लोग होते हैं जो धर्म का पालन वहाँ पर आपको करते हैं। तो तीसरा किसी डिस्टिंक्ट नाम से उसको वहाँ पर आपको जाना जाए, आपका एक अलग से जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यहाँ पर। तो ये जो 3 कंडीशंस है वो किसी भी धार्मिक संस्थान के अंदर वहाँ पर आपको होना चाहिए, और ये कंडीशंस हैं तो ही आपको आर्टिकल 26 के अंदर जो राइट है वो राइट यहाँ पर आपको मिलेगा। 25 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 के अंदर जो है, इफ़ यू डोंट बिलीव इन द गॉड, इफ़ यू आर नॉट बिलीव इन द गॉड, आप किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते, आस्था नहीं रखते, तो आस्था नहीं रखने का अधिकार भी आपको 25 में दिया गया है। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों को संरक्षण वहाँ पर आपको दिया है कि आप किसी को नहीं मानते तो ठीक है, इट्स योर बिलीफ। आप अमिताभ बच्चन हैं और आज तक तेरे दरवाजे पे नहीं आया वगैरह वगैरह ऐसे डायलॉग मारने आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आपको धर्म को मानना या नहीं मानना। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आप किसी एक धर्म के होते हुए दूसरे धर्म में आस्था रखते हैं, तो उसमें कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ योर इंडिविजुअल राइट कि आपको जिसको पालन करना है उसको पालन करो, धर्म परिवर्तन करना, जो भी चीज़ें करना है आप अपने कंसाइजनेस से वहाँ पर आपको किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, कि जो भी इस प्रकार की रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, किसी भी धर्म के रिलीजन इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर उनका जो रिलीजियस अफेयर्स वगैरह जो भी मैंने आपको 26 में बताया, तो प्रॉपर्टी खरीदने में, अपने जो भी रिलीजियस अफेयर्स वगैरह हैं उनको मेंटेन करने में, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्च होगा, उनका जो भी इनकम होगा वो पूरी तरह से नॉन टैक्सेबल होगा। उसमें किसी भी प्रकार का जो कर है वो कर देने की ज़रूरत वहाँ पर आपको नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि जो एक गिफ्ट टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स है ना, उपहार कर होता है, तो उसमें पर्टिकुलर कोई उपहार आपको अगर दिया जाता है तो उस उपहार जब आप लेते हैं उपहार तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उस अमाउंट के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स वहाँ पर आपको पे करना है। लेकिन आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा या कई बार आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि आपके जो मंदिर वगैरह होते हैं, स्पेशली साउथ के मंदिर में, चाहे वो पद्मनाभन मंदिर हो, चाहे वो तिरुमला वाला मंदिर हो, उनके अंदर लोग कई सारे गहने वगैरह, कोई बहुत महंगे महंगे जो उपहार है वो चढ़ा के चले जाते हैं। एक बार तो ये आया कि एक व्यक्ति वहाँ पर $1,00,000 उस दान पेटी के अंदर डाल के चला गया, और अब अगर ये दान आपको मिला है, ये गिफ्ट मिला है एक तरीके से, तो गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो 27 बोलता है कि इस प्रकार का कोई भी अगर आपका धार्मिक संस्थान है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का जो टैक्स है वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। या आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कोई डोनेट कर रहे हो, कोई डोनेशन दे रहे हो, तो उसमें भी किसी प्रकार का जो टैक्स है वो टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। किसी भी धर्म का, विशेष धर्म का पालन करना, रखरखाव करने में जो भी खर्चा वगैरह होता है उसमें कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता। उनको ज़मीन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो कोई भी टैक्स वहाँ पर आपको उसमें भरना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, उसका जो स्टेट है, इट कैन नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स इन द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि जो राज्य है, जो स्टेट है, क्योंकि वी आर द सेक्युलर स्टेट होते हुए हम किसी भी धर्म के रखरखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए कोई भी जो पैसा है वो स्टेट अपने लोगों के द्वारा, लोगों से अर्न किया गया पैसा या टैक्स के रूप में अर्न किया गया पैसा किसी पर्टिकुलर धर्म के रखरखाव में खर्च वहाँ पर आपको नहीं कर सकता। तो ये स्पेसिफिक बोला गया कि एनी पर्टिकुलर रिलीजन, है ना, इसका मतलब क्या, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्म के अंदर यहाँ पर आपको शामिल है कि सभी धर्म का रखरखाव, उनका मेंटेनेंस या उनके जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए सरकार वो पैसा खर्च यहाँ पर आपको कर सकता है। तो भारत का सेक्युलरिज्म जो है वो थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल के लिए कुंभ का मेला, उर्स का मेला या आपके बैसाखी का मेला, इस प्रकार के कई सारे मेले लगते हैं। तो इनका जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, वहाँ पे पब्लिक पुलिस वहाँ पर आपको लगाना है, उसका मैनेजमेंट करना है, पानी के पीने के पानी की व्यवस्था करना है, लाइट्स वगैरह की व्यवस्था करना है, तो ये सब स्टेट के द्वारा या राज्य के द्वारा वहाँ पर आपको किया जाएगा। तो स्टेट ये नहीं कर सकता कि सिर्फ कुंभ के मेले में फैसिलिटी दे रहा है, उर्स के मेले में नहीं दे रहा। तो स्टेट को सभी जगह वो जो फैसिलिटीज़ है बराबर तरीके से वहाँ के जो क्राउड है या वहाँ के लोग हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो राज्य
किसी भी धर्म के प्रचार के लिए वो पैसा वहाँ पर आपको खर्च नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो प्रमोशन है, तो रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई खर्चा नहीं कर सकता, या जो राज्य है या जो स्टेट है वो सभी धर्मों का बराबर बराबर प्रमोशन कर सकता है, सभी धर्म को बराबर देख सकता है। तो स्टेट अपना जो एक्सपेंडिचर है या जो टैक्स का पैसा है वो किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आपको खर्च नहीं कर सकता, जबकि मेंटेनेंस वगैरह है उसमें उसको खर्च वहाँ पर आपको किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब द टैक्स कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द ऑल रिलीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म का जो प्रमोशन है, फेवरिंग है, उसका पैट्रोनाइजिंग वहाँ पर आपको नहीं होगा। सभी धर्मों को बराबर बराबर तरीके से देख के उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर आपको किया जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ प्रोविजन उसके अंदर 27 के अंदर यहाँ पे दिए गए। 28 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा में उपस्थिति में स्वतंत्रता। तो कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो कोई भी जो धार्मिक संस्थान है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो आपका जो स्टेट फंड से जो संचित है या जो राज्य द्वारा वहाँ पर आपको फंड दिया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा संस्थान जहाँ पर राज्य के कोष से या राज्य से पैसा दिया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है वो धार्मिक शिक्षा वहाँ पर आपको नहीं दी जा सकती। जैसे कोई सरकारी स्कूल है तो वो गवर्नमेंट एडेड है, तो किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में इस प्रकार की कोई भी जो धार्मिक जो आपकी रिलीजियस एजुकेशन है वो उसके अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं एट दैट यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को स्पेशली उनको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि स्टेट के फंड से वहाँ पे कुछ रिलीजियस चीज़ें वहाँ पर आपको दी जा सके। एग्जाम्पल के लिए आपके जो मदरसा है या जो संस्कृत स्कूल्स वगैरह होते हैं, संस्कृत बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वैसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्टेट फंड से बनाए गए हैं और उनको बनाने का जो पर्पस ही यहाँ पर ये है कि कुछ धार्मिक शिक्षाएं लोगों को प्रोवाइड करना। जैसे कई सारे मदरसे हैं जो सरकारी खर्चे ऐसे गवर्नमेंट एड से वहाँ पर आपको चलते हैं, तो कुछ कंडीशंस में इस प्रकार के जो मदरसे वगैरह हैं उनको परमिशन है, बट उसके अलावा कोई भी जो धार्मिक शिक्षा है, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन है, पब्लिक स्कूल्स के अंदर या सरकार द्वारा जो संचित जो स्कूल्स हैं उनके अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ये स्पेशली आर्टिकल जो 28 है, 28 के अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आर्टिकल जो 29 और 30 है, 27, 28, 29 हो गया है ना, 25, 26, 27, 28। उसके बाद आर्टिकल जो 29 और जो 30 है, 29 और 30 है, ये स्पेशली कल्चरल और एजुकेशनल राइट, शैक्षणिक और आपके सांस्कृतिक अधिकार यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द 6th टाइप ऑफ राइट, छठा प्रकार का आपका यहाँ पर आपको अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये स्पेशली माइनॉरिटीज़ को दिया गया है, या जो अल्पसंख्यक संस्थान है, अल्पसंख्यक जो है उनको दिया गया है। अब अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? पहली बात तो संविधान के अंदर कोई भी अल्पसंख्यक का डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 प्रकार की जो अल्पसंख्यक है उनकी यहाँ पर आपको बात की है। पहले प्रकार का जो अल्पसंख्यक है उसको हम बोल सकते हैं लिंग्विस्टिक या धार्मिक रूप, आपके भाषाई अल्पसंख्यक है, कोई पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं और उनकी भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर आपको कम है, सो इट्स ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। दूसरा होता है रिलीजियस माइनॉरिटी या धार्मिक माइनॉरिटी। ये ऐसे लोग होते हैं जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक होते हैं, धर्म के रूप में अल्पसंख्यक होते हैं, कि उनके जो धर्म की जो संख्या है वो संख्या यहाँ पे कम है। तो वे होते 2 टाइप ऑफ माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और दूसरी जो है वो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो धार्मिक और आपकी भाषाई माइनॉरिटीज़। तो 2 प्रकार की माइनॉरिटीज़ भारत के अंदर होती है। आर्टिकल 29 और 30 इसके अंदर शामिल है। 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के हितों में अधिकार, कि जो भी अल्पसंख्यक है, 2 प्रकार के अल्पसंख्यक मैंने आपको बताया, तो ये जो अल्पसंख्यक है उनके अगर उन लोगों की कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, एक अलग इनकी भाषा है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग कल्चर है, तो उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो कंजर्वेशन है, उसका जो संरक्षण है वो उनके द्वारा किया जा सकता है, और उसको करने का जो अधिकार है वो अधिकार उनको वहाँ पर आपको दिया। तो उनके डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट या कल्चर है, उसका भाषा, लिपि और जो संस्कृति है उसका संरक्षण, उसका जो कंजर्वेशन वो किया जा सकता है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट फंड, राज्य के द्वारा या सरकार की निधि के द्वारा अगर कोई भी अगर सरकारी संस्थान, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना है जो धर्म की शिक्षा दे रहा है या किस प्रकार की चीज़ें दे रहा है, तो उस व्यक्ति को वहाँ पर रिलीजन के आधार पर या धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, लैंग्वेज या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर उसको उस धार्मिक संस्थान में एडमिशन से वहाँ पर आपको नहीं रोका जा सकता। अगर वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो अपने खुद के निजी पैसे से अगर चल रहा है, एंड इन दैट केस आप उसको रोक सकते हो। लेकिन सरकार के फंड से चलने वाला कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें
जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ये AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब नाम में तो मुस्लिम है लेकिन सभी प्रकार के लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये खैर बहुत पहले बन गया था, 1915 में बन गया था। तो यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सभी प्रकार के धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आपको पढ़ सकते हैं। तो ये आपको अधिकार देता है कि अगर स्टेट फंड के द्वारा या राज्य के खर्चे पर अगर कोई भी संस्थान बना है तो सभी लोगों को वहाँ पे उसमें पढ़ने का, उसमें एजुकेशन लेने का वहाँ पर आपको अधिकार है। तो किसी भी नागरिक को उसके आधार पर यहाँ पर आपको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके अंदर यहाँ पर आपको दी गई है, ओके। तो ये राइट्स आपको 29 दिया गया है। और स्पेशली जो भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या जो भी लोग हैं अपने कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आपको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और जिसके अंदर स्पेशली जो आर्टिकल जो 29(2) मैंने आपको बताया स्टेट फंड वाला, तो उसमें क्या हुआ कि जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, तो जैसे हमारे यहाँ पे 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, 22 संवैधानिक भाषा है। और ये जो 22 संवैधानिक भाषा है, तो कुछ लोगों का बोलना था कि जो भी एग्जाम्स वगैरह होती है, SSC या जो भी दूसरी एग्जाम्स होती हैं, तो वो इन सभी 22 भाषाओं में यहाँ पे किया जाए। और उन भाषाओं में नहीं करना या उसको 22 लैंग्वेज में नहीं इंप्लीमेंट करना या एग्जाम नहीं लेना, एक तरह से आर्टिकल 29(2) का यहाँ पर आपको वायलेशन है, 29(2) का यहाँ पर आपको वायलेशन है। तो उनका बोलना था कि जितने भी संवैधानिक भाषा है, जितनी भी माइनॉरिटी लैंग्वेज है, उन सभी भाषाओं में एग्जाम करवाया जाए। तो कोर्ट का बोलना था कि इस प्रकार से उन एग्जाम्स उन भाषाओं में नहीं करवाना, आर्टिकल 29(2) का वायलेशन वहाँ पर आपको नहीं होगा। जो भी सरकार या जो भी गवर्नमेंट है, उनको जो भी लगेगा कि इस प्रकार की एग्जाम जो है वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में करना चाहिए, तो सरकार का ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वहाँ पर आपको कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रांट प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, धार्मिक और जो भाषाई अल्पसंख्यक है, दोनों को संरक्षण इसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। अभी केस हुआ, द केस इज कॉल्ड द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में यहाँ पर आपको क्या हुआ कि एक एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, इट्स कॉल्ड द नीट। अब नीट क्या होता है कि नीट सरकार ने बोला कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं देश में, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए नीट का एग्जामिनेशन वहाँ पर आपको किया जाएगा, है ना। तो ये किया गया। तो जो कई सारे जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज थे, जैसे एक नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, इट्स कॉल्ड द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। तो ये वेल्लोर के जो कॉलेजेस थे, यहाँ पे कई सारे क्रिश्चियन कॉलेजेस थे जो पर्टिकुलर धर्म के कॉलेज थे, और वो लोग सिर्फ अपने धर्म के लोगों को एडमिशन देते थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे। तो उनको ये मान्यता थी कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हुए वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और अपने ही धर्म के लोगों को एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने बोला कि इनके अंदर जो भी एडमिशन्स होंगे वो नीट के द्वारा होंगे। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के जाके बोला कि ये हमारा जो आर्टिकल 29 है उसका यहाँ पर आपको वायलेशन है। उसके बाद उन्होंने आर्टिकल जो 19F है तो उसके अंदर बोला 19(1)G सॉरी, तो 19(1)G का वायलेशन बताया, 29(1)G का वायलेशन, जहाँ पर राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी जो व्यवसाय है वो आप कर सकते हैं, उसका वायलेशन, और 30 का वायलेशन, 25, 26, 29 इन सब का वायलेशन उन्होंने बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जामिनेशन करवाना है पूरे देश में, एग्जामिनेशन का जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना राज्य का कर्तव्य है। और आप अपने धर्म के अंदर या जो भी आपके धार्मिक लोग हैं उनको आप शिक्षा दो, लेकिन उनका जो एडमिशन है एक प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से या एक जो लीगल प्रोसेस है उससे सिलेक्शन होना चाहिए। और वो जो प्रोसेस है वो आपके आर्टिकल 29 को वायलेट यहाँ पर आपको नहीं करती। उनका बोलना था यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन ऑफ नीट फॉर एडमिशन टू द UG एंड PG मेडिकल डेंटल कॉलेज, और ये उसके अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट वहाँ पर आपको नहीं करते। तो यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाना चाहिए, और वो आपका जो आर्टिकल 29 है और आर्टिकल जो 30 है उसको किसी भी कंडीशन में यहाँ पर वायलेशन उसका या उसका जो उल्लंघन है वो उल्लंघन यहाँ पर आपको नहीं किया जा सकता। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने धर्म की शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए। 29 ने बोला कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार, जो भी उनकी लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, उसका संरक्षण कर सकते हैं। और संरक्षण के लिए उन संरक्षण के लिए जो धार्मिक संस्थान है उन संसाधनों का जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पर उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी खुद के पसंद के जो धार्मिक संस्थान है उनकी स्थापना उनके द्वारा यहाँ पर आपको की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है कि वो अपने धर्म के लिए जो भी मदरसाज हैं या दूसरे जो बोर्ड्स वगैरह हैं उनका जो स्थापना है उनका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आपको कर सकता है। तो सभी जो अल्पसंख्यक है अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और
जो कंपनसेशन अमाउंट है वो स्टेट उनको कुछ कंपनसेशन अमाउंट वहाँ पर आपको देगा या स्टेट कुछ उनको फंड करेगा उस प्रकार के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन ये जो भी अधिकार है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ को या जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ उनको ही प्रोवाइड किया गया है, किसी भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको ये प्रोवाइड नहीं किया। उनके लिए ऑलरेडी जो आर्टिकल 26 है या 26 है स्पेशली, उसमें ऑलरेडी राइट वहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिए गए। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड ओनली टू द माइनॉरिटीज़ एंड डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सिटीजन। सभी नागरिकों को यह अधिकार जो है वो प्रोवाइड वहाँ पर आपको नहीं किया। तो सिर्फ जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको इस प्रकार के जो अधिकार हैं वो अधिकार यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ये अधिकार सिर्फ धार्मिक संस्थानों के हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हैं, सभी सेक्शंस के लिए यहाँ पर अलाउ नहीं किया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रोविज़न है ये किसको अलाउ है, माइनॉरिटीज़ को, सभी सेक्शंस को या मुस्लिम्स को, ऐसे करके कुछ भी वहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। ये इसको लेके आजकल काफ़ी विवाद भी होता है आर्टिकल 30 को लेके कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों या माइनॉरिटीज़ को ही क्यों, बाकी लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिलता। तो बाकी लोगों को ऑलरेडी 26 के अंदर ये अधिकार मिले हुए हैं कि अपने जो भी संस्कृत बोर्ड या जो भी आप अपने धर्म की जो शिक्षा है उसको शिक्षा को वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द आर्टिकल 30 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये बात हो गया आपका आर्टिकल 30 की। तो 29 और 30 आपके हो गए। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर हुआ या नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग है तो मैं आपके जो मैसेजेस हैं जब लेक्चर लाइव चल रहा होगा तो उस समय आपके मैसेजेस में पढ़ लूँगा। कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उनका आंसर मैं उसी टाइम कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, आर्टिकल 31 बोलता है, अनुच्छेद 21 बोलता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण यहाँ पर आपको किया जाए। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, वो आपको यहाँ पर आर्टिकल 31 के अंदर ऐड था, विच कैन बी कॉल्ड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 7वां संविधान अधिकार। लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर आपको हटा लिया गया और उसको फिर यहाँ से निकाल के जो आर्टिकल 300A है उसके अंदर एक जो लीगल राइट है या जो कानूनी अधिकार वहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद एक आर्टिकल 31 ऐड किया गया, 31A ऐड किया गया। बोला गया सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ द एस्टेट, आपके संपदाएं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने के विकृत की उसकी जो चीज़ें वहाँ पर है। तो आर्टिकल 31 जो ए है, इट्स लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ द सेविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, या संपत्ति वगैरह के अंदर होगा। तो राज्य क्या कर सकता है कि जो भी संपत्ति है उनका समाहरण कर सकता है, संपत्ति का जो है एक्विजिशन वहाँ पर आपको कर सकता है। पहले इसी आर्टिकल के अंदर 31 के अंदर यू हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। तो आपने जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको आप संरक्षित कर सकते थे, उसको स्टेट उसको अक्वायर कर सके, स्टेट उसको ले सके, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते थे। जैसे ज़मींदारी जब एबोलिश की गई या जो लैंड रिफॉर्म भारत में किए गए, तो लैंड रिफॉर्म के खिलाफ कई सारे कानून वगैरह यहाँ पर आपको कई सारे केसेस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए, जहाँ पे उनको बोलना था कि जो स्टेट है वो एक तरह से हमारे जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 31 में, उसको यहाँ पर आपको छीन रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 31A ऐड किया और बोला कि जो सरकार है या जो पार्लियामेंट है वो इस प्रकार से जो भी संपत्ति वगैरह है उनको एक्वायर कर सकती है, उनको ले सकती है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट या और एनी राइट, कि किसी प्रकार का जो अधिकार है, किसी प्रकार की संपत्ति है वो सरकार आपसे छीन सकती है। उसके बाद जो नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, राष्ट्रीयकरण जो है, जो स्पेशली बैंकों का नेशनलाइजेशन, कोल कंपनीज का या आपके इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन किया, तो सभी प्रकार के जो नेशनलाइजेशन है वो भी आपके आर्टिकल 31 के अंदर यहाँ पर आपको आते हैं कि जो किसी प्रकार का एक्विजिशन जो है उसको सरकार को उसको करने से यहाँ पर अधिकार देता है या उसको वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो 2 या 2 से ऑर्गेनाइजेशन को मिला के नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना वगैरह वगैरह, ये सब अधिकार सरकार के पास में यहाँ पर आपको आ जाते हैं। किस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति है उनको सरकार एक्वायर कर सकती है, उनका अमेलगमेशन कर सकती है, उनको मिला के कोई नया कॉर्पोरेशन बना सकती है। तो ये सब अधिकार जो है 31A के अंदर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, उसमें एक आर्टिकल 31B है, बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, या कुछ अधिनियम और जो विनिमय है उनका विधिमान्यीकरण। अब क्या हुआ कि जब इस प्रकार के जो लैंड रिफॉर्म के कानून, या आप बोल सकते हो कि जो भूमि सुधार के कानून बनाए गए और भी कई सारे इस प्रकार के लॉ बनाए गए जो लोगों की संपत्ति छीन रहा था, या उसके अलावा लोगों के जो फंडामेंटल राइट था
उनका वायलेशन वहाँ पर आपको हो रहा था, तो कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा रहा है। तो एक गोपालन केस था जहाँ पर उन्होंने बोला कि संसद को कोई अधिकार नहीं है कि आप इस प्रकार से लोगों का फंडामेंटल राइट छीन सकें, या सरकार को, संसद को कोई अधिकार ही नहीं कानून बनाने का। खैर वो आगे की बात है, लेकिन जब स्टार्टिंग में चीज़ें हुई 1950s के अंदर, 1950 के दशक में जैसे संविधान बना, उसमें ऐसे कई सारी चीज़ें आई कि सरकार को कई सारे कानून, कई सारे लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आई। और दिक्कत क्यों आई? द रीज़न इज़ द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, कि मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए उनकी प्रॉपर तरीके से व्याख्या है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया। तो सरकार कई सारे डेवलपमेंट के काम करना चाहती थी। सरकार जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व, उनको लागू करना चाहती थी, और उनको लागू करने में फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 31B ऐड किया, और आर्टिकल 31B जो है ये आपका जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1951 का, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको ऐड किया गया। और इसके जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची वहाँ पर आपको ऐड की गई, और सिंपली जो भी कानून बना के उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, तो वो जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है आर्टिकल 13 में, उसके खिलाफ वहाँ पर, या उससे प्रोटेक्शन, उसकी इम्यूनिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 32 हम आगे पढ़ेंगे, या आर्टिकल जो 226 है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन है, तो वो जो भी आर्टिकल, जो भी कानून बना है, वो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रोविज़न है, उन प्रोविज़न से यहाँ पर आपको बाहर हो जाएगा। तो उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन वहाँ पर आपको नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन उसके दी गई। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया, द केस इज कॉल्ड द कोहिलो केस, है ना, या वो केस आया। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस प्रकार के कोई भी जो कानून है, जो भी लॉ बनाए, जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई भी इम्यूनिटी या कोई प्रकार की सुरक्षा प्रतिरक्षा वहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, तो ये कोहिलो केस में बोला गया। लेकिन उसके पहले जब केशव नंदन भारती केस आया 1973 के अंदर, 24 अप्रैल 1973 को एक केस आया, और वहाँ पर उसने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, वो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का, या जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसका यहाँ पर आपको पार्ट है। तो सरकार जो है, या जो पार्लियामेंट है, वो आपके जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, उनके अंदर अनलिमिटेड चेंजेस, असीमित बदलाव उसके अंदर नहीं कर सकते। कुछ लिमिटेड बदलाव उसके अंदर आपको किए जा सकते हैं, लेकिन जो भी बदलाव किए जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर या जो मूलभूत जो संरचना है संविधान की, उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको आएगा। तो उसके बाद जो कोहिलो केस में आपको जो बता रहा था, उसमें बोला गया कि जब ये केशव नंदन भारती केस आया है, तो वहाँ पर उन्होंने एक डेडलाइन बताई, एक लाइन वहाँ पर आपको खींच दी कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी केसेस यहाँ पर आपको आए हैं, वो सभी प्रकार के जो केसेस हैं वो आपके जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगे। लेकिन इस डेट के बाद, जब से केशव नंदन भारती केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया, इस डेट के बाद जितने भी केसेस आएंगे, इट इज़ ओपन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू है, ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के यहाँ पर आपको ओपन होंगे। तो इसके बाद जितने भी केस होंगे उनका जुडिशियल रिव्यू वहाँ पर आपको किया जा सकता है। सेम जो चीज़ है कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में भी बोली थी, लेकिन कोहिलो केस में प्रॉपर तरीके से उसको यहाँ पर आपको मेंटेन कर दिया गया। ठीक है, तो ये डेट के बाद जो भी केसेस होंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर आपको पार्ट होंगे। तो इसके पहले के जितने भी लॉ हैं, विच इज़ आर्टिकल 31B के अंतर्गत उसको पूरा इम्यूनिटी मिला है। इस डेट के बाद जितने भी केसेस हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी उनको प्रदान वहाँ पर आपको नहीं किया गया। तो ये आर्टिकल 31B है। एक और इसके अंदर आर्टिकल जोड़ा गया, इट्स कॉल्ड द आर्टिकल 31C, 31C जोड़ा गया। ये जोड़ा गया बाय द 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा यहाँ पर आपको ऐड किया गया। अब इसमें क्या था कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी सरकार DPSP के द्वारा या नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कोई भी डेवलपमेंट स्कीम, कोई भी विकास की योजना है, या कोई भी अगर काम कर रही थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14 उसको वायलेट कर रहा है। जैसे अभी CAA की हम बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे कई प्रकार के पहले भी इस प्रकार के ऐसे कई सारे कानून थे जो कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग तरीके से देखने या अनइक्वल जो इक्वल सर्कमस्टेंसेज में अनइक्वल देखने की वहाँ पर आपको कोशिश करते थे, या समान परिस्थितियों में लोगों को अलग अलग देखा जा रहा था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी वहाँ पर आपको दिया, और आर्टिकल 31C उसके अंदर ऐड किया गया। और ये जो आर्टिकल है, ये बेसिकली ऐड किया गया कि सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है उनको लागू करने में अगर फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा या उसके
ऊपर किसी प्रकार का जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसमें नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उनने बोला था कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट, कि जब जैसे 31C आएगा आर्टिकल 14 बाहर चला जाएगा। मतलब सरकार लोगों के फंडामेंटल जो सरकार अपनी जो कानूनी गतिविधि वगैरह है या जो भी आपकी लोगों का जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए डीपीएसपी का यूज़ करने में लोगों के जो फंडामेंटल राइट है, स्पेशली आर्टिकल 14 है, उसको कुछ हद तक वहाँ पर आपको वायलेट कर सकती है। तो ये एक्चुअली 31C के अंदर यहाँ पर आपको बोला गया। ठीक है, अब ये बात हुई आपके बेसिक राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं। अब उसके बाद आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, द राइट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अभी तक तो हो गया। अब जितने भी अधिकार हमने देखे फ्रॉम द आर्टिकल 14 टू लेके आर्टिकल 31, जितने भी अधिकार आपको दिए गए, तो ये अधिकार कहीं ना कहीं आपको कहीं किसी कानून के द्वारा या कहीं किसी डायरेक्ट वहाँ पर आपको दिए गए, लेकिन इनको आप कैसे गेन कर सकते हैं, ये अधिकार आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, जिसको आप छठा कॉन्स्टिट्यूशन राइट, छठा आपका संवैधानिक अधिकार बोल सकते हैं। मैंने इसके पहले जो कल्चरल राइट है उसको छठा बोल दिया था। दिस इज द 6th राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये बेसिकली आर्टिकल जो 32 है संविधान का, 32 के अंदर 32 के अंदर यहाँ पर ये 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं, और इन रिट का उपयोग करके आप अपने जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोलता है रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, कि इसके अंदर जो भी संवैधानिक रेमेडीज हैं, संवैधानिक जो उपचार हैं, वो उपचार यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, अब पहली चीज इसके अंदर क्या कि, एक मिनट, हाँ, तो पहली चीज़ इसके अंदर यहाँ पर ये कि इसको डॉक्टर अंबेडकर हैं, उसने फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार वहाँ पे बोला, इट्स अ फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में सर्वोच्च है, ये मौलिक अधिकारों का भी मौलिक अधिकार बोला गया है। कहीं इसको मौलिक अधिकारों की आत्मा बोला गया है, द सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार अगर वायलेट होते हैं, तो मौलिक अधिकार वायलेट होने में यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके आप जो अपील है वो अपील वहाँ पे कर सकते हैं कि आप मेरे मौलिक अधिकार वहाँ पर आपको छीने गए हैं। तो ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो आम नागरिकों को, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, आम नागरिक है, उनको अधिकार देता है कि उनके वायलेशन में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आपको जा सकते हैं। जब भी आपके फंडामेंटल का वायलेशन होगा, उनका उल्लंघन होगा, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर जाके आप अपने जो रिट्स हैं, 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं, वो रिट्स वहाँ पर आपको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये रिट कौन कौन सी है? एक है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड इज द मैंडेमस, थर्ड इज द प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो और सेटिरी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण लेख, ये 5 प्रकार के जो रेट्स हैं वो 5 प्रकार के रेट्स दी गई हैं, और ये जो रेट हैं ये आप जाके कोर्ट के अंदर उनको इंसाइट कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर इन रेट्स को जाके आपको लगा सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि रेट है क्या, या किस प्रकार से इन रेट्स को यहाँ पर आपको लागू किया जाता है। ठीक है, अब ये जो भी राइट्स वगैरह, जो भी आपके रेट वगैरह हैं, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से वहाँ से आपको बोरो किए। स्पेशली जो हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट रेट जो इंट्रोड्यूस हुई थी, और तकरीबन 1630 या 1632 के आसपास पहली बार इस रेट का उपयोग किया गया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। तो ये जो भी सिस्टम है, अंग्रेजों के टाइम पर बहुत लंबे समय से चीज़ें चली आ रही, और वहीं से पूरी जो चीज़ें हैं वो पूरी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको ली थी। तो अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब पहला जो आपका रेट है, फर्स्ट रेट जो है, इट्स कॉल्ड द हैबियस कॉर्पस, या बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर आपको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि किसी भी व्यक्ति को जो है शरीर के साथ वहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जाए, या शरीर के लिए, या शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए। अब ये जो है नाम से ही क्लियर है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, या बंदी को जो है प्रत्यक्ष रूप से उसका करण किया जाए, या प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रेजेंट किया जाए। तो ये क्या होता है, कई बार कई लोगों को अनलॉफुली डिटेंशन किया जाता है, कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, या कोई किसी ने आपको अरेस्ट कर लिया, या आपने किसी का पैसा उधार ले लिया, पैसा वापस नहीं दे रहे, या कुछ भी इस प्रकार का केस हो गया, तो आपको वो लोग उठा के ले गए, या इस प्रकार से आपको किडनैप, किसी भी प्रकार की अगर एक्टिविटी हो गई, तो वहाँ पर कोर्ट यहाँ पर आपको ऑर्डर देगा कि सशरीर आपको वहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो राइट टू लाइफ है, आपका जो आर्टिकल 21 है, उसका वायलेशन है कि आपकी बिना परमिशन के आपकी बॉडी को कोई उठा ले गया और आपको अरेस्ट कर लिया, इस प्रकार से अनलॉफुली कोई भी अगर चीज़ कर ली, तो आपके आर्टिकल 21 का या 21 का वहाँ पर आपको वायलेशन होगा। तो ये जो आर्टिकल है, ये इसके अंदर जो कोर्ट है, जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया या डिटेन किया गया है,
उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का विद द बॉडी मतलब उसको सशरीर वहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जाए। तो ये किसी भी व्यक्ति का जो अनलॉफुल डिटेंशन है उससे यहाँ पर आपको बताता है कि जैसे पुलिस है, कई बार पुलिस गैर कानूनी तरीके से लोगों को पकड़ के ले जाती है, तो वो लोग फिर ये रेट लगा के कोर्ट के सामने उनकी हाजिरी लगवाना, वो बोलते हैं कि वहाँ पर उनको प्रस्तुत किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल जो 22 है उससे भी रिलेटेड है कि 24 आवर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना। कई बार ये होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, वो 24 घंटे में कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया, तो इन दैट केस वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रेट लगा के कोर्ट के द्वारा पुलिस को ये ऑर्डर दिलवा सकते हैं कि उस व्यक्ति को सशरीर या विथ बॉडी वहां पर आपको प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, अब उसका जो कोर्ट है, तो कोर्ट यहाँ पर आपको तय करेगा कि वो उसका लीगलिटी क्या है, कि सच में उस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अगर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इलीगल डिटेंशन वहाँ पर है, तो कोर्ट उसको वहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इलीगल अगर होगा तो कोर्ट उस व्यक्ति को फ्री कर देगी, अगर लीगल होगा तो कोर्ट जो भी प्रोसीडिंग वगैरह है वो प्रोसीडिंग उसके अंदर वहाँ पर आपको की जाएगी। अब ये जो भी रेट है ये सरकार और प्राइवेट दोनों के खिलाफ, पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के लोगों के खिलाफ यहाँ पर आपको लगाई जा सकती है। तो इट्स अ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ लगा सकते हैं। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो किसी को पकड़ के ले गया कि भाई मेरे पैसे दे, नहीं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, तो उसके खिलाफ भी रेट लगाई जा सकती है। इकलौती रेट है जो प्राइवेट इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत लोगों के खिलाफ यहाँ पर लगाई जा सकती है। ये बात को यहाँ पर आप याद रखना। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे जारी नहीं हो सकती? पहला, जब डिटेंशन है वो लॉफुल है, कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो है, देयर इज अ प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, या आपकी जो विधानसभा है उसका कोई कंटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है या कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, तो कोर्ट के कंटेम्प्ट में या जो आपकी जो लोकसभा या विधानसभा है उनका कंटेम्प्ट किसी व्यक्ति ने किया है, उनकी जो है अवमानना की है, उसके केस में ये लागू नहीं होगा। फिर डिटेंशन जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के या जो कोर्ट की अवमानना है उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया है। ये डिटेंशन जो है ये भारत की जो कोर्ट है, मतलब इट्स आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के न्याय क्षेत्र के बाहर वहाँ पर है। जैसे एक केस था, द केस इज कॉल्ड द गोपाल दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। उसमें कुछ भारत के कुछ सैनिक थे और उन सैनिकों को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में यहाँ पर आपको ले लिया था। तो भाई साहब चाहते थे कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि उन लोगों को रिलीज़ करवाया जाए, उन लोगों को छोड़ा जाए, या भारत की सरकार को बोला जाए कि वो उन लोगों पे अटैक करें और अटैक करके उन लोगों को वहाँ पर आपको छुड़ा के लाए। तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी भारत की कोर्ट है वो अपने जुरिसडिक्शन या उसके न्याय क्षेत्र से बाहर जो है इस प्रकार का कोई भी जो निर्णय है वो कोई भी निर्णय वहाँ पर तो कोई भी डिसीजन इस प्रकार से नहीं सुना सकती। तो ये स्पेशली उस केस के अंदर यहाँ पर आपको बोला गया। तो हैबियस कॉर्पस पहला रेट जो किसी व्यक्ति को सशरीर वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पर आदेश कोर्ट के द्वारा वहाँ पर दिलवाया जाता है। दूसरा होता है मैंडेमस या परमादेश होता है। अब परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, या हम एक तरीके से आदेश देते हैं। अब इस रेट में क्या होता है कि ये जनरली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर आपको जारी की जाती है। अगर सरकार अपनी कोई भी गतिविधि नहीं कर रही है, सरकार अपना कोई भी काम नहीं कर रही है, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाके रिट लगा के सरकार को उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए या कोर्ट को उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए वहाँ पर उनको बोल सकता है कि आपको ये जो पर्टिकुलर काम है ये आपको यहाँ पर करना। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ वेट। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर काम है वो करने के लिए यहाँ पर आपको आदेश देता है कि ये जो कोर्ट है वो बोलते हैं हम आदेशित यहाँ पर आपको करते हैं या ये हम ऑर्डर यहाँ पे देते हैं। अब ये किन किन केसेस में हो सकता है? पहला जो केस है, अगर कोर्ट ये जो आपकी जो एग्जीक्यूटिव है या जो पार्लियामेंट है वो आपके फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज कर रही हो, मौलिक अधिकार जो है उनका उल्लंघन कर रहा है, तो अगर आपके मौलिक अधिकार अगर उनका उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो इन दैट केस यू कैन गो टू द कोर्ट और उसके वायलेशन के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, कोई भी सरकार का संवैधानिक आदेश है या कोई भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर है, कोई भी वैधानिक आदेश है, उसके लिए वहाँ पर आपको जा सकते हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कोई भी कार्यकारी आदेश है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है या सरकार उस पर्टिकुलर काम को नहीं कर रही, तो उसके लिए आप परमादेश लागू करके या आप जो मैंडेमस है वो इशू करवा के सरकार को उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आदेशित कोर्ट के द्वारा वहाँ पर आपको करवा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके मैंडेमस के अंदर यहाँ पर आपको शामिल होगी। ठीक है, अब ये किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? पहली चीज़, इट इशूड अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिस
या कोई भी सरकारी ऑफिस है या स्टेट के खिलाफ, स्टेट मतलब वही जो आर्टिकल 12 में आपको दिया गया है, और उनको अपनी ड्यूटी अपने कार्य करने के लिए आदेशित किया जा सकता है कि अगर कोर्ट अपना काम नहीं करे, जैसे अभी एक केस हुआ था जहाँ पर कई सारे लोग जब पैदल पैदल जा रहे थे अपने घरों की, और लॉकडाउन जब लगा था उस समय, तो उस समय पे कुछ लोग कोर्ट के पास में गए और बोला कि परमादेश जारी किया जाए, मैंडेमस जारी करके सरकार को आदेश दिया जाए कि जो भी लोग हैं उनको अपने घरों तक पहुंचाया जाए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी कि लोगों को अपने घर तक पहुंचाया जाए, और उसमें मैंडेमस जारी करके, परमादेश जारी करके सरकार को उन लोगों को भेजा जाए। लेकिन सरकार ने, कोर्ट ने वो आदेश वहाँ पे जारी करने से मना कर दिया, और उन्होंने सरकार को नोटिस जरूर दिया, लेकिन उनको बोला कि सरकार की भी सेंसिबिलिटी है कि सरकार उन लोगों को वहाँ पर आपको पहुँचाए, लेकिन सरकार के जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का उपयोग करके सरकार ये काम करे, और उनको मैंडेमस जारी नहीं किया। मैंडेमस जारी करते तो सरकार को सभी लोगों को पहुँचाना पड़ता। उनका बोलना कि हमको नहीं पता सरकार के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी बसेज हैं, क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, तो उनको जाने बिना हम इस प्रकार का कोई भी जो परमादेश है वो परमादेश वहाँ पर आपको जारी नहीं कर सकते। तो इट्स इट इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिस, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सरकार, किसी के भी खिलाफ वहाँ पर उसको जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर आपको किया गया, तो ये आपका मैंडेमस कहलाता है या परमादेश यहाँ पर आपको कहलाता है, जिसमें इस प्रकार से जो आप लोग हैं वो किसी भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ वगैरह या जो ऑर्डर है वो कोर्ट से यहाँ पर आपको दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद एक दूसरा उसके अंदर केस है, द केस इज कॉल्ड द गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या हुआ कि सरकार ने एक आदेश जारी किया, और सरकार ने आदेश जारी करके यहाँ पर आपको बोला कि एक स्कूल था, उस स्कूल में क्या था कि वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट के बच्चे और बाकी लोगों के बच्चे सब साथ में पढ़ते थे। तो कुछ लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन था कि जो प्रोस्टिट्यूट के बच्चे और आम लोगों के बच्चे साथ में कैसे पढ़ सकते हैं, उससे हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर सरकार ने ये ऑर्डर दिया कि जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उन बच्चों को अलग से फैसिलिटीज़ अरेंज की जाए और उनको अलग स्कूल में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाए। तो उसके बाद जो गौरव जैन एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे सरकार को मैंडेमस जारी करवाया कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 14 का वायलेशन है। तो अगर कोई प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है तो बाकी बच्चों के साथ में नहीं पढ़ सकता, ये एक तरीके से इलीगल है, इलीगल के साथ ही इनह्यूमन है, और उन बच्चों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उनका यहाँ पर आपको वायलेशन है। सरकार ने बोला कि इस प्रकार का कोई भी जो अलग स्कूल है वो नहीं बनाया जा सकता, सबको समान तरीके से, इक्वल तरीके से शिक्षा यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो इक्वल ट्रीटेड, इक्वल है ना, सब लोगों को बराबर तरीके से यहाँ पर आपको देखा जाएगा। तो ये एक स्पेशली मैंडेमस के जो ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पर आपको दिया गया था, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अब किसके खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता, अब जो हेबियस कॉर्पस है वो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी ऑर्डर किया जा सकता था, लेकिन ये कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना, जब जो आपकी जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है या कर्तव्य जो है वो आपका डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकहीन नहीं होता आपका, या अपने खुद के विवेक से ड्यूटी कर रहे हैं, विवेकहीन नहीं होगा वो, स्वविवेक से आप स्वविवेक कर लेना उसको ट्रांसलेट करके। तो अगर कोई आपका काम नहीं है ना, और उस काम को आप कर रहे हो तो वो आपका ड्यूटी नहीं है, ये किसको, पब्लिक ऑफिस को इशू किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एक ज़िले में कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ में उसको एक ज़िले के, उस ज़िले के कलेक्टर के अलावा उसको कोई एडिशनल काम भी दे दिया गया कि किसी दूसरे ऑफिस का चार्ज उसको दे दिया गया, या उसने खुद को लगा कि वहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं है तो मैं खुद जाके वो काम कर लेता हूँ, तो वो उसका ड्यूटी नहीं है ना। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी नहीं है, आप डिस्क्रिशनरी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर इस ऑर्डर को वहाँ पर लागू नहीं किया, परमादेश आपके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रेसिडेंट या गवर्नर है उनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं कर सकते। एंड अगेंस्ट एनी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या किसी भी जुडिशियल कैपेसिटी में है तो उनकी जुडिशियल कैपेसिटी में किसी भी कोर्ट के जो आपके हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, है ना। उसके बाद पार्लियामेंट को कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई जो कानून है वो कानून लागू करने के लिए वहाँ पर आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि सरकार जो है ये मैंडेमस के माध्यम से जो कोर्ट है वो सरकार को आदेश दे रही है, पार्लियामेंट को आदेश दे रही है कि आप कोई पर्टिकुलर जो लॉ है, कोई पर्टिकुलर कानून है उसको आप इम्प्लीमेंट करो, उसको लागू करो, उस कानून को वहाँ पर बनाओ। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो कोर्ट है वो सरकार को आदेश करके कोई कानून नहीं बनवा सकती। ये ऑब्वियसली बात आपका जो आर्टिकल 11 जो पार्ट 11 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर राज्य और केंद्र की शक्तियाँ हैं, और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ठीक लगेगा, पार्लियामेंट या विधानसभा को ठीक लगेगा, उसके हिसाब से वो कानून वहाँ पे बना सकते हैं। तो सरकार को किसी भी प्रकार से जो है वो कानून बनाने के लिए या पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता। उसके बाद इट कैन नॉट ऑर्डर टू मेक लॉ, कानून बनाने के लिए नहीं कर सकता। उसके बाद किसी भी प्रकार का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी है, उसको इसके द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जैसे एक केस था जहाँ पर
एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके बोला कि संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि जो सरकार है वो सरकार जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक है, शराब वगैरह है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगी, उनकी बिक्री पे प्रतिबंध यहाँ पर आपको लगाएगा। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने बोला कि आप सरकार को मैंडेमस जारी करके बोलो कि शराब की जो बिक्री है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। स्पेशली बिहार का केस था वहाँ पर, तो वो DPSP के अंदर आता है। तो कोर्ट का बोलना था कि DPSP का कोई भी अगर प्रोविज़न है, कोई भी आपका फंडामेंटल जो DPSP में दिया गया है आर्टिकल, उसको लेके हम कोर्ट को, जो सरकार है उसको मैंडेमस जारी नहीं कर सकते या उसको आदेश नहीं दे सकते किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा। वो सरकार के खुद के हित के अंदर या सरकार पब्लिक ऑर्डर के ऊपर वो चीज़ें वहाँ पर आपको कर सकती हैं, सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। तो DPSP के केस में किसी भी प्रकार का परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो तीसरा है, इट्स कॉल्ड द प्रोहिबिशन, या उसका मतलब है निषेध या टू फॉरबिड, या किसी भी चीज़ से निषेध करना या रोकना। एक मिनट, खत्म। ओके, सो इट इज़ अ मैंडेमस या सो प्रोहिबिशन यहाँ पर है। तो इट इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, या अपने जो भी न्याय क्षेत्र है उस न्याय क्षेत्र से बाहर जाने से बचाता है यहाँ पर। तो प्रोहिबिट करता है आपको, इनएक्टिविटी है वो इनएक्टिविटी यहाँ पर आपको लागू करता है कि जो सरकार है, वो जो भी कोर्ट है आपका, तो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर या कोई आदेश वहाँ पर पारित न कर दे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल जो 131 है, वो संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या वास्तविक न्याय क्षेत्र की वहाँ पर आपको बात करता है। अब वास्तविक न्याय क्षेत्र में क्या आता है कि स्टेट और सेंटर के बीच का मामला, सेंटर और मेनी स्टेट्स के बीच का मामला, दो स्टेट के बीच का मामला, तो उन मामलों को सुनने का जो अधिकार है वो सिर्फ वास्तविक तौर पे या ओरिजिनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर आपको पास है। तो इन कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर उसको जो भी इन्फीरियर कोर्ट है, हो सकता है वो जो मामला है वो हाई कोर्ट में सुनने लायक हो, लेकिन कुछ लोग लोअर कोर्ट में चले गए हो, तो एनी दिस टाइप ऑफ टॉपिक, जो भी इस प्रकार का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, मतलब जो भी हायर कोर्ट है, वो इन्फीरियर कोर्ट को या निचली अदालत को उस केस में सुनवाई करने से उसको प्रोहिबिट करेगा, उसको रोकेगा, इसलिए उसको प्रोहिबिशन बोला जाता है, निषेध बोला जाता है। तो ये इनएक्टिविटी दर्शाता है कि आप इस प्रकार की किसी प्रकार की इनएक्टिविटी यहाँ पर आपको की जाएगी, उस केस की सुनवाई न करें। दूसरा, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोर्ट के खिलाफ के अलावा NGT हो गया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडी हो गई, इस प्रकार की जो भी क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर उसको वहाँ पर आपको जारी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी पब्लिक बॉडी है, कोई भी सरकारी जो ऑफिस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, उनके किसी भी खिलाफ वहाँ पर आपको जारी नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट जो है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को किसी भी आदेश को रोकने के लिए वहाँ पर आपको ये जारी यहाँ पर प्रोहिबिशन है, वो प्रोहिबिशन यहाँ पर आपको कर सकती है। अगला जो आर्टिकल है, इट्स कॉल्ड द सर्टिफिकेटरी या उत्प्रेषण टू बी सर्टिफाइड या प्रमाणित यहाँ पर आपको होना। अब इसमें क्या होता है कि जो इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है, उसको यहाँ पर आपको जारी किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आदेश अगर किसी कोर्ट ने जारी किया, और कोर्ट में आदेश जारी करने में अगर उसमें कोई एरर ऑफ लॉ हो सकता है या कानून में कोई भी त्रुटि हो सकती है, सरकार इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी या कोर्ट जो है इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी कर सकता है जिसमें कानून में कोई त्रुटि या कोई भी एरर ऑफ लॉ हो सकता है, तो उसके केस में जो कोर्ट है वो हायर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को उस पर्टिकुलर केस में सुनवाई करने से रोकेगा, मतलब इनएक्टिविटी करेगा और उस केस को अपने पास बुला लेगा। ठीक है, तो अपने पास वहाँ पे जैसे हायर कोर्ट है, जैसे एग्जांपल के लिए सुप्रीम कोर्ट है और ये हायर कोर्ट है, तो इस मामले को सुनने के लिए हायर कोर्ट में एक केस गया और हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट है उस मामले में अगर निर्णय देगा तो कोई भी एरर ऑफ लॉ हो जाएगा या कानून की कोई विसंगति हो जाएगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा कि आप इसके ऊपर निर्णय मत दो, है ना, और ये जो केस है ये केस मेरे पास यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर दो। तो मेरे पास ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि सर्टिफिकेटरी या फिर आपका उत्प्रेषण वहाँ पर आपका हो गया कि आपने उस केस को ऊपरी कोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको बुला लिया। ठीक है, जबकि इसके पहले जो प्रोहिबिशन हमने देखा, तो प्रोहिबिशन में सिर्फ उस केस में सुनवाई करने से मना किया था, केस को अपने पास यहाँ पर आपको नहीं बुलाया था। तो यहाँ पर क्या हो गया सर्टिफिकेटरी में कि यहाँ पर जो भी केस है उसको कोर्ट रोकता भी है और अपने पास भी यहाँ पर आपको बुलवाता है, अपने पास यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर आपको उसको इशू करवाता है कि इस केस को जो है वो मेरे पास यहाँ पर आपको इसको भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये निवारक
और उपचारात्मक दोनों प्रकार की चीज़ करता है, प्रिवेंशन भी करता है और क्यूरेट भी करता है, क्यूरेट भी करता है और प्रिवेंट भी करता है कि कोर्ट को उसका जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर जाने से भी रोकता है और उसके बाद उस केस को अपने पास में बुला के उसके अंदर न्याय भी प्रोवाइड, उसके अंदर जस्टिस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। दोनों प्रकार की चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। अब ये किसी भी लेजिस्लेचर या प्राइवेट इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है या जो भी आपका जो भी इन्फीरियर कोर्ट है उनके प्रति, जो कोर्ट बॉडीज़ हैं उनके प्रति दिया जा सकता है। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी भी पब्लिक बॉडीज़ के उनके सपोर्ट में यहाँ पर इसको नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जैसे एक फेक इनकाउंटर हुआ था तो वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 20 लाख रुपया जो है वो विक्टिम के फैमिली को यहाँ पर आपको दिया जाए। इस प्रकार के कई सारे ऑर्डर हैं जहाँ पर कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोका गया और अपने खुद के पास केस को बुला के उसके अंदर निर्णय वहाँ पर आपको दिया गया। यूनियन कार्बाइड वाला केस था, वहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी, ठीक है। ओके अगला जो है इट्स कॉल्ड द क्यूओ वारंटो, या उसको बोला जाता है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार या किस वारंट से, है ना। अब ये जनरली क्या होता है कि जो पब्लिक ऑफिस में लोग होते हैं या जो किसी भी पब्लिक पद के ऊपर लोग होते हैं उनके खिलाफ जारी किया जाता है कि आप किस लीगैलिटी से या किस अधिकार से कोई पर्टिकुलर काम को यहाँ पर आपको कर रहे हैं। जैसे अभी ये जो आदेश है, तो जैसे कोई ज़िले का कलेक्टर है तो उस कलेक्टर का वहाँ से आपको ट्रांसफ़र हो गया, सरकार ने ट्रांसफ़र के आदेश दे दिए, लेकिन वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं कि नहीं मैं यहाँ पर अपने कलेक्टर के रूप में जो है आगे काम करूँगा, आप मुझे यहाँ पर कोई भी आदेश देने से यहाँ पर या कोई भी काम करने से रोक नहीं सकते। तो उसके खिलाफ आप क्यूओ वारंट इशू करवा सकते हैं और वहाँ पर कोर्ट पूछेगा कि आप जो भी पर्टिकुलर काम कर रहे हो किस अथॉरिटी से, किस वारंट से ये काम वहाँ पर आपको कर रहे हैं। तो इट इश्यूज बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, किसी भी प्रकार का जो पब्लिक ऑफिस है उसके खिलाफ यहाँ पर आपको जारी किया जाएगा। अब ये जो भी चीज़ें हैं, इस प्रकार से कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन है किसी भी पब्लिक ऑफिस का, कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी भी सरकारी ऑफिस को गेन न कर ले या गलत तरीके से किसी सरकारी ऑफिस को अक्वायर न कर सके, उसके लिए जो प्रोविज़न है उसके लिए प्रोविज़न अभी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये चीज़ें वहाँ पर आपको दी गई है। ओके उसके बाद कोई भी मिनिस्ट्री या प्राइवेट ऑफिस है उसके खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता, किसी भी निजी ऑफिस के खिलाफ या किसी भी मिनिस्ट्री के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। जैसे अभी एक केस हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन जब नहीं हुए थे, अब तो खैर इलेक्शन हो गए, अब तो शिवराज मामा की सरकार कंटिन्यू वहाँ पर आपको रहेगी, लेकिन इसके पहले जो मिनिस्टर्स थे तो एक प्रोविज़न है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो 6 मंथ से ज़्यादा बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MLA बने या MP बने वो मंत्री नहीं हो सकता। अब इसके केस में यहाँ पे क्या किया गया कि एक व्यक्ति था, एक्चुअली तुलसीराम सिलावट है, वो एक मिनिस्टर थे, उन मिनिस्टर के खिलाफ यहाँ पर आदेश दिया गया, उनको आदेश देने का बोला गया कि वो किस अथॉरिटी से वहाँ पर आपको मंत्री बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात कोर्ट ने वहाँ पे बोल दिया कि किसी भी परमानेंट ऑफिस में या फिर आपका कोई भी प्राइवेट ऑफिस है या कोई भी मिनिस्ट्री है उसके खिलाफ हम जारी वहाँ पर आपको नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने आदेश जारी करने से मना कर दिया कि यहाँ पर हम जो क्यूओ वारंट हो जारी नहीं कर सकते। अगर वो प्राइवेट ऑफिस होता, वो निजी ऑफिस होता, उसके केस में उस ऑर्डर को वहाँ पर जारी किया जा सकता। तो किसी भी प्राइवेट ऑफिस में उसको जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये प्रोविज़न उसके अंदर वहाँ पर आपको दिया गया था। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो ये 5 प्रकार की जो रेट है वो 5 प्रकार के रेट दी गई हैं। फिर 33-34 में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 33 बोलता पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट इन द, इसके अंदर कि जो भी इस प्रकार के जो भी पार्लियामेंट है इसमें जो भी मौलिक अधिकार हैं उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध वहाँ पर लगा सकता है। किसके ऊपर? जो आपके मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस होते हैं, सशस्त्र बल होते हैं, उनके सदस्यों के लिए, या आपके जो भी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो उनके जो भी अधिकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उन ऑफिसर्स के जो भी फंडामेंटल राइट है उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। उसके लिए कई सारे एक्ट भी यहाँ पर आपको हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन कानूनों के द्वारा, ये जो भी एक्ट है, इन एक्ट के द्वारा जो पब्लिक सर्विस के लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या आर्टिकल 19 है, उनका राइट टू लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है वो कोर्ट के द्वारा या जो पार्लियामेंट है उसको लगाने के लिए यहाँ पर जो कानून है वो कानून यहाँ पर आपको बना सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कानून ना हो जो आर्टिकल 32 और 226 हैं उसको यहाँ पर आपको वायलेट कर दे। तो 32 और 226 के होते हुए अभी इनके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर यहाँ पर आपको लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 34 है। तो आर्टिकल 34 जो है ये बोलता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल द मार्शल लॉ इज इन द फोर्स, कि किसी भी क्षेत्र में जो मार्शल लॉ है वो कानून हो, लागू हो। मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री कानून वहाँ पर आपको लागू हो। तो किसी भी
एरिया में या देश के किसी भी पार्ट में अगर मिलिट्री कानून लागू हो तो उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर या वहाँ उस एरिया में उन लोगों के फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर आपको लगाए जा सकते हैं। और उसके लिए जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी पार्लियामेंट को दिया गया। खैर उसके लिए जो मार्शल लॉ होता क्या है या उसका जो डेफिनेशन है उस संविधान के अंदर नहीं दिया गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन कहीं भी मार्शल लॉ की जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर वहाँ पर आपको नहीं दी गई। तो जो भी मार्शल लॉ है या जो भी इस प्रकार के क्या बोलते हैं आप, जो मिलिट्री कानून है, तो वो शब्द नहीं दिया गया, लेकिन इस प्रकार संसद जो है वो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर यहाँ पर आपको लगा सकती है। 35 बोलता है लेजिस्लेचर टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, कि इस कानून को लागू करने के लिए जो पार्लियामेंट है हैव राइट टू फॉर्म लॉ ऑन दिस पार्ट, कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है 35 बोलता है कि सिर्फ संसद है वो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों से संबंधित जो कानून है कानून बना सकती है। कोई भी स्टेट विधानसभा या कोई भी दूसरी बॉडी उसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं बना सकती। ओनली पार्लियामेंट एंटाइटल्ड टू मेक अ लॉ ऑन द फंडामेंटल राइट। इस लॉ के इस पूरे पार्ट से संबंधित जो कानून है पार्लियामेंट यहाँ पर आपको बना सकती है, ठीक है। उसके बाद जो एम्पावरिंग द कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी भी दूसरी कोर्ट को यहाँ पर मौलिक अधिकार का जो लागू करने में, या 32 और 226 के अलावा कोई दूसरी कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी दूसरी कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अंदर रिट जारी करने की जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ प्रदान की जा सकती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पार्लियामेंट कि संसद इस प्रकार के जो कानून है वो कानून बना सकती है, ठीक है, वो लागू कर सकती है। और ये पूरा फिर आर्टिकल 35 या पूरा जो आर्टिकल है यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें मेन प्रोविजन यहाँ पर आपको दिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल राइट, या ये पूरा आपका मौलिक अधिकार है। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ पर लिख सकते हैं, या पर्सनली मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द कोड पवन लाइव, इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, और कोड का जब यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।